हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे। ठीक है, कोई प्रीवियस नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 11th-12th में थोड़ा पढ़ रखा है तो बहुत बेटर रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ आएँ। ऑल्दो मैंने डिटेल्ड कोर्स में तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा रखा है, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 5 से 6 घंटे का सेशन है, प्रोबेबिलिटी का आपका अगेन 5 से 6 घंटे का सेशन है। टोटल 10-12 घंटे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे 2 घंटे के अंदर मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बहुत थोड़ा सा होगा और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लगाना होता है, कहाँ पे परम्यूटेशन लगाना होता है। और इन 2 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। ऐसा ना हो आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, सिंपल क्वेश्चन बने तो भी आप ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होगा। और क्वेश्चंस का लेवल ठीक रखेंगे, बहुत हाई लेवल पे हम नहीं जाएंगे जैसे डिटेल्ड कोर्स में भी हम गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन का लेवल इतना मेंटेन करूंगा कि आईबीपीएस के जैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके एसएससी में जैसे आ सकते हैं वो मोर और लेस आप देख लें। ज़्यादा मुश्किल आएगा तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, यूआर से 290 से 300 आ रहे हैं, अच्छे स्कोर है भाविश। हाँ, करें स्टार्ट। बेस थ्योरम नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। इतना ज़्यादा उसका लोड मत लो, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं बस उस पर फोकस करो। और देखो, जब हम पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो चीज़ें करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, मेन हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना पढ़ेंगे जितना हमारा ज़रूरी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। मेरे साथ बने रहना। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा आराम से मैं बोलूँगा, लेकिन आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। चलो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास क्या है? दो टी शर्ट हैं, एक वाइट कलर की टी शर्ट है और आपके पास एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, और आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स की पैंट्स हैं। आपको तैयार होके जाना है, तो कितने तरीके से आप तैयार हो सकते हो? ठीक है, तो अगर आपको तैयार होना है तो आपको एक शर्ट भी पहननी पड़ेगी और आपको पैंट भी पहननी पड़ेगी। तो दोनों इवेंट होने मेरे जरूरी हैं, आपको एक शर्ट भी चाहिए, इसमें से एक आपको पैंट भी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज किस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो क्या होगा मेरे पास? आप कहेंगे चलो मैंने व्हाइट शर्ट ले ली और उसके साथ मैं तीनों में से कोई भी पैंट ले सकता हूँ, तो मेरे पास तीनों पैंट्स का ऑप्शन है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लैक शर्ट ले लेता हूँ और उसके साथ मेरे पास तीनों पैंट्स का ऑप्शन है। तो टोटल कितने वेज हो गए मेरे पास? क्या आप कहेंगे 3 + 3 6 वेज हो गए। 6 तरीके से मैं क्या हो सकता हूँ, तैयार हो सकता हूँ। क्या ये चीज़ समझ में आई आप सभी लोगों को? राइट, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 2 टी शर्ट्स थी, यहाँ पे मेरे पास कितनी थी, 3 पैंट्स थी। तो टोटल कितने तरीके से आप तैयार हो सकते हैं? 2 × 3 दैट इज 6 वेज। ये तब हुआ जब ये वाला इवेंट इंडिपेंडेंट है। मैं शर्ट को चूज करने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है और पैंट को चूज करने का तरीका अलग है। शर्ट और पैंट में कोई भी रिलेशन नहीं है, मुझे ये भी शर्ट भी चाहिए और एक पैंट भी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितने तरीकों से मैं शर्ट को चूज करूंगा, जितने तरीकों से मैं पैंट को चूज करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। इतना कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे। क्लियर? ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसे स्कूल जाना है, ठीक है। उसके पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्स हैं और 2 वाटर बोतल हैं। अब जब वो स्कूल जाएगा तो वो क्या करेगा? एक बैग लेके जाना होगा उसे, उसे क्या चाहिएगा, एक वाटर बोतल चाहिए होगी उसे और एक टिफिन चाहिएगा, राइट। तो अब वो कितने तरीकों से ये चूज कर सकता है? आप कहेंगे सर मेरे पास 2 बैग है, दो में से एक चूज करना है तो दो, ठीक है। फिर मेरे पास 3 टिफिन बॉक्स है, 3 में से एक चूज करना है, 3। और मेरे पास 2 वाटर बोतल्स हैं, एक इनमें से लेना है। तो मेरे पास 2 तरीके से मैं बैग चूज कर सकता हूँ, 3 तरीके से मैं टिफिन बॉक्स चूज कर सकता हूँ और 2 तरीके से मैं वाटर बोतल को चूज कर सकता हूँ। तो कितने तरीके हो गए? 2 × 6 = 12। तो मेरे पास टोटल 12 तरीके हैं, 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल, जो वो यूज कर सकता है बच्चा स्कूल जाने के लिए। इनके आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले उसने बैग लिया, बैग 1 लिया, उसके पास क्या है, 3 तरह के टिफिन है तो 3 टिफिन लिए, और उसके बाद 2 वाटर बोतल है। तो पहले बैग 1 लिया, टिफिन 1 लिया, दोनों वाटर बोतल में से एक एक का कॉम्बिनेशन बनाया। फिर बैग 1 टी-शर्ट 2 दोनों वाटर बोतल, बैग 1 टी-शर्ट 3 दोनों वाटर बोतल। अगर इतना ही देखूंगा तो मेरे पास कितने केसेस बन गए, 6। और ऐसे ही बैग 2 ले लेगा तो 6 केसेस यहाँ पे बनेंगे, टोटल कितना बन गया, 12। बस ये समझाने के लिए, आपको एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना। क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? ठीक है, ये तीनों के तीनों चीजें मेरे पास क्या था, मुझे एक बैग भी चाहिए था, एक वाटर बोतल भी चाहिए थी और एक टिफिन बॉक्स भी चाहिए था। तो हमने इस तरीके से यूज कर लिया, तीनों एक इवेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो
कि मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला, ठीक है, और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड करा। जब मैं सिक्के को उछालूंगा या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। कितने केसेस बने? 2 केसेस बने। अगर मैं 3 की सिक्कों को उछालूंगा, पहले मैंने ये सिक्का उछाला, फिर दूसरा सिक्का उछाला, हेड और टेल, फिर 2 केसेस बनेंगे। फिर मैंने तीसरा सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, फिर 2 केसेस बनेंगे। तो टोटल कितने केसेस मेरे पास बन सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितनी बन सकती हैं? आप कहेंगे सर 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा मेरे पास 8। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था कि जब मैंने सिक्का उछाला तो इस सिक्के की वजह से यहाँ पे एक आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर यहाँ पे इस सिक्के की वजह से हेड या टेल, और यहाँ पे इस सिक्के की वजह से या तो हेड या टेल आएगा। टोटल केसेस कितने? 2 2 2, 2 × 2 × 2, ये कितना हो गया मेरे पास? 8 केसेस, या 2⁻³ भी यहाँ पे लिख सकते थे। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी में हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ऐसे ही मेरे पास एक डाइस है, उसे मैंने 4 बार उछाला, तो टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं? आप कहेंगे जब पहला डाइस मैंने उछाला तो उसकी वजह से 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आएगा यहाँ पे। दूसरा डाइस उछाला, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इंडिपेंडेंट है पहले डाइस के उछालने से वो। तीसरा डाइस उछाला तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और चौथा डाइस उछाला तो 1 से लेके 6 तक मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 6 × 6 × 6 × में 6, डेट इज 6⁴, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1296। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 1296 ऑप्शन में नहीं है, सही कर लेना। क्लियर है या नहीं है? चलें कि अब हम आगे, तो कैसे बनेंगे? सबसे पहला केस बनता, चारों में क्या आ जाता? 1 1 1 1 आ जाता, और यहाँ पे लास्ट केस जो बनता मेरा वो क्या बनता? 6 6 6 6, चारों पे 6 6 6 6। आगे बढ़ता हूं मैं। एक सवाल है मेरे पास सिंपल सा, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? कितने मेरे पास 2 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं 1 2 3 4 और 5 को यूज करके, अगर डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं? तो आप कहेंगे सर हमें कितने बनाने हैं? 2 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं, तो मेरे पास 2 वैल्यूज यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, ठीक है। कितनी डिजिट्स को यूज करना है? 1 2 3 4 और 5। डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं, तो पहले स्पेस पे तो मेरे पास पांचों में से कुछ भी आ सकता है, तो कितनी वैल्यूज आ सकती है पहले पे? ये दोनों स्पेसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इस पे मेरे पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 5 वैल्यूज आ सकती हैं। सेकंड वाले पे कितनी वैल्यूज? क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, तो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 2 वैल्यूज आ सकती हैं। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे मेरे पास? 5 दूनी 10 नंबर बनेंगे। क्या इतना पार्ट सबको क्लियर है? इसी पे बेस्ड बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, वो हमने करा है, लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसा इस टाइप का पूछे, ये बस कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं करा रहा हूँ आपको। चलूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? ठीक है, मुझे 4 लेटर का कोड बनाना है। फर्स्ट 10 लेटर्स अगर मैं लिखूंगा तो ABCD कहाँ तक जाएगा? J तक जाएगा, ठीक है। इसे यूज करके मुझे 4 लेटर का क्या बनाना है? कोड बनाना है, और कोई भी डिजिट क्या होगी? रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब यहाँ पे चीजें मेरे पास क्या होने लग गई? डिपेंडेंट होने लग गई। यहाँ पे मैंने क्या रखा पहले पे? आप कहोगे सर पहले में इन 10 में से कोई भी नंबर में ले सकता हूं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज में रख सकता हूँ? 10 वैल्यूज रख सकता हूँ। अब 10 वैल्यूज रख सकता हूँ, 10 में से कोई भी एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, बची मेरे पास कितनी वैल्यूज? 9 वैल्यूज। अब ये वाली स्पेस की बारी आएगी तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 9 वैल्यूज, क्योंकि जो यहाँ पे रख लिया वो दोबारा आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे एक वैल्यू रख, तो एक और एक 2 वैल्यू रख चुका हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास कितनी वैल्यू बची? 8 वैल्यूज, तो यहाँ पे कोई भी उन 8 में से आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास बचेंगी 7 वैल्यूज, यहाँ पे कोई भी उन 7 में से आएगा। तो टोटल कितने बनेंगे मेरे पास? आप कहेंगे सर टोटल केसेस बनेंगे 10 × 9 × 8 × 7। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको पता है 0 ही आएगा, तो ये 5040 बनेगा, 120 तो हो नहीं सकता। तो मेरे पास कितने तरह के मैं पासवर्ड लगा सकता हूं? A से लेके J तक यूज करके 4 डिजिट के आप लगा सकते हैं 5040 पासवर्ड, ठीक है। चलूं क्या मैं आगे, या इतना एक कोड मैं बना सकता हूं? आगे बढ़ता हूं मैं अब यहाँ पे। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान दें, यही हमारा कंसेप्ट होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का, फिर हम समझेंगे। मेरे पास होता है एक परम्यूटेशन और एक होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन।
अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ परम्यूटेशन लगेगा, कहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे डायरेक्टली हम मूव करेंगे। कहता है फाइंड टू डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। हमें बताना है टू डिजिट के कितने नंबर मैं बना सकता हूं, 2, 3, 4, 5 डिजिट को यूज करके रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप कहेंगे सर टू डिजिट के नंबर, क्या कोई कंडीशन दे रखी है, क्या ऐसा है हमारे पास चारों डिजिट यूज हो रही है ना, कोई डिजिट ऐसी तो नहीं है जो मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पे इन दो डिजिट के नंबर बनाने के लिए, नहीं। तो सबसे पहली चीज तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए मेरे पास फालतू की, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे दो प्लेसेस है मेरे पास, चार डिजिट में से कोई भी कहीं भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेस पहले ये भरूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 4, और यहाँ पे एक डिजिट ऑलरेडी रख चुका हूँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं 3, तो 4 इंटू में 3 मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे, आप कहेंगे 12। क्या यहाँ पे पोजीशन मैटर करेगी, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे मेरे पास डिजिट्स की पोजीशन मैटर करती है? मान लो मैंने क्या कहा, यहाँ पे पहले रखा मैंने 2 को, और यहाँ पे रखा 3 को, फिर मैं यहाँ पे 3 को रख दूं और यहाँ पे 2 को रख दूं, क्या ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी? जब मैं डिजिट्स का केस ले रहा हूं, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 2 को पहले रख दूं, 3 को बाद में रख दूं, क्या मेरे पास ऑर्डर मैटर करेगा? बिल्कुल ऑर्डर मैटर करेगा। जहां ऑर्डर मैटर करे, ऑर्डर की वजह से एक अलग सीक्वेंस हमारे पास बनता है, जहां ऑर्डर मैटर करेगा तो वहां हम लगाते हैं परम्यूटेशन। और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, हमारे पास क्या थी, 4 वैल्यूज थी। कितने प्लेसेस थे मेरे पास, 2 प्लेसेस थे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, और ऑर्डर क्या था, मैटर करता था। ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है कि किस ऑर्डर में आ रहा है, कि अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा है, 2 रखा है, डिफरेंट मेरे पास नंबर दे रहे हैं, तो ऑर्डर मैटर करता है। अगर ये चारों आपको मिल जाए, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने प्लेसेस हैं जहां पे वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है, और ये मुझे दे रखा हो, तो मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे मेरे पास NPR। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, r क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस, और NPR होता है मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं डायरेक्टली कर सकता था बिना ये टेबल बनाए, मैं कहता मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, कट के आ जाएगा 4 तिया 12। क्या मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया? तो यहाँ हम यूज करते हैं परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, परम्यूटेशन के कम आते हैं, लेकिन क्या आपको परम्यूटेशन समझ में आ गया? परम्यूटेशन क्या है, मेरे पास n प्लेसेस हो, ठीक है, 8 जगहों पे उन्हें फिट करना हो, ठीक है, और मेरे पास क्या हो, रिपीटेशन अलाउड ना हो, क्योंकि एक जो जगह है वो एक ही मतलब एक जो मेरे पास नंबर है वैल्यू वो एक ही प्लेस पे आ सकती हो, रिपीटेशन अलाउड ना हो, और ऑर्डर मैटर करता हो, तो हम लगाते हैं परम्यूटेशन। और इसके अलावा होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हमारे पास ऑर्डर मैटर ना करता हो। ऑर्डर मैटर किस केस में नहीं करेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 4 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। मेरे पास 4 लड़के हैं, मुझे उनमें से 2 लड़कों को क्रिकेट टीम में लेना है या बैडमिंटन की टीम में लेना है, कहीं भी 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीकों से कर सकता हूं? एग्जाम्पल से समझना, मैंने कहा मेरे पास पहला लड़का B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। अब मुझे बस ये बताना, अगर मैंने B1 और B2 को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या मेरे पास B1 B2, पहले मैंने B1 को सिलेक्ट करा फिर B2 को सिलेक्ट करा, अगर मैं इसे ऐसे कर लेता, पहले B2 को सिलेक्ट कर लेता, B1 को सिलेक्ट कर लेता, क्या कुछ बदलता मेरा? जैसे यहां पे तो मैं 2 3 ले रहा था, फिर 3 2 करा, तो 2 अलग नंबर बन गए, लेकिन अगर मुझे 2 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो क्या B1 B2 या B2 B1 करूं, दोनों के दोनों मेरे पास केस क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के केस में हमारे पास क्या लगता है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगता है। अगर मैं एक एक करके आपको सारे केसेस बताऊं, तो मेरे केसेस क्या बनेंगे, पहले मैं केसेस दिखाऊंगा फिर आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे 2 लोगों को चूज करना है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने B1 को ले लिया, पहले B1 को सिलेक्ट करा, अब कौन कौन सिलेक्ट हो सकता है, B1 के साथ B2 सिलेक्ट हो सकता है, B1 के साथ मेरा B3 सिलेक्ट हो सकता है, B1 के साथ मेरा B4 सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। B1 जितने भी केसेस में सिलेक्ट हो सकता था मैंने सारे लिख दिए, सारे अपने आप में डिफरेंट केसेस हैं। फिर मैंने कहा B1 को छोड़ते हैं, B2 को पकड़ते हैं, B2 सिलेक्ट करना है, B2 और B1 वाला केस ले चुका हूं, B2 को मैं B3 के साथ सिलेक्ट कर सकता हूं, या B2 के साथ B3 हो गया B4, B2 के साथ मेरा B4 सिलेक्ट होगा।
ठीक है। अब B2 के भी सारे केसेस ले लिए मैंने, बारी आई B3 की। B3 के साथ B2 वाला केस ले लिया, B1 वाला केस भी ले चुका हूं, तो B3 का केस बनेगा B4 के साथ। तो मेरे पास कितने तरीके से मैं सिलेक्शन कर सकता हूं? आप कहेंगे 3 और 3 6। क्या मैं यहाँ पे 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूं? ठीक। तो टोटल वेज मेरे क्या होंगे? 6 होंगे, जबकि सिमिलर केस था, मेरे पास 4 वैल्यूज थी, ठीक है, 2 प्लेसेस थे, यहाँ पे 4 पर्सन हैं, 2 को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 6 केसेस बने और यहाँ पे मेरे पास कितने बने थे? 12 बने थे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही थी, यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी। अगर पोजीशन मैटर नहीं करती तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम NCR, एन तो नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनमें से मुझे चूज करना है, और आर क्या होता है? कितने लोगों को मुझे चूज करना है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कैसे बना अभी मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, वो डिटेल्ड कोर्स में बताया, अभी उस पे जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, n फैक्टोरियल मतलब कितने लोग थे मेरे पास? 4 लड़के थे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने लड़कों को सिलेक्ट करना था? 2 लड़कों को, 4 माइनस 2। मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो गया तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो आप। और यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 4, 4 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अगर इतना पार्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन के या परम्यूटेशन के। मैं मैनुअली चीजें नहीं लिखूंगा कि ये केस बना वो केस बना, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर निकाल रहे होंगे। क्या दोनों केसेस में डिफरेंस पता चल गया? कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है और कहाँ परम्यूटेशन लगाना है? जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बस अपना कमेंट लिखो यहाँ पे, क्या दिक्कत है वो क्लियर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम स्पीड से चलेंगे। अब इतना क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस आप धीरे धीरे कर पाएंगे। निखिल आज ही कोर्स ज्वाइन किया है तो आप डिटेल्ड मैथ्स कोर्स में स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करें CGL 2023 के लिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने कहा परमुटेशन कहाँ लगेगा? जब अरेंजमेंट करना हो हमें ऑब्जेक्ट्स का। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, किस ऑर्डर में हम रख रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। और फॉर्मूला होता है NPR, यहाँ पे होता है NCR। NPR होता है मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR होता है मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां r प्लेसेस हैं। चलो अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द ठीक है, डेफिनेशन पे जाते ही नहीं है, मैं सीधा अपने न्यूमेरिकल वैल्यू पे चलता हूँ कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी क्या। सबसे पहले मैंने एक डाइस को फेंका, ठीक है। डाइस को फेंकूंगा तो क्या आ सकता है? आप कहेंगे सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या आएगा 3, या फिर आएगा 4, या फिर आएगा 5, और या आएगा 6। इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी की सारी हमने लिख दी। फिर होता है मेरे पास टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या होता है? कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। तो सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज जो आ सकती हैं, वो हो गई 6 वैल्यूज, ठीक है। एक होती है मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स। मतलब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन या गेटिंग अ इवन नंबर, इसके कितने केसेस होंगे? आप कहेंगे सर गेटिंग अ इवन नंबर का अगर आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये हो सकता है मेरे पास 2 4 या 6। कितनी वैल्यूज हुई? मेरे पास हुई 3 वैल्यूज। तो फेवरेबल आउटकम्स मैं बोलता हूं, फेवरेबल आउटकम्स जो मुझे चाहिए वो कितनी है? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक सम संख्या पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर होता है मेरे पास, या कुछ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, ये होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास क्या थी? हमने कहा 2 हो, 4 हो या 6 हो, तो कितनी आउटकम्स है? 3। और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी है? 6 हैं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। इतना सा पार्ट समझ में आ गया? मेरे पास क्या है? कोई भी चीज मैं फेंकूंगा तो मल्टीपल केसेस बनेंगे, जो सारे के सारे केसेस है वो लिख दिया मैंने, उसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे, उससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी हमें निकालना है, ठीक है, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमें प्रोबेबिलिटी दे देता है।
ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फेवरेबल ऑफ आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है आउटकम, सैंपल स्पेस, इवेंट एंड इट्स टाइप, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। एक एक करके फटाफट से देखेंगे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि इसकी एक तो सबसे पहले एक से ज्यादा आउटकम हो। अगर एक ही आउटकम होगी तो वो तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या ही निकालेंगे, वो तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो वो आना ही आना है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए, पहली चीज। और हम ये प्रिडिक्ट ना कर पाए एडवांस में कि क्या आउटकम होगी। जैसे कि मैंने सिक्का उछाला, सिक्का मुझे थोड़ी ना पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। कोई दोनों की चांसेस, हेड आने के या टेल आने के चांसेस बराबर हैं, तो हमारे पास कोई भी चीज फेवरेबल नहीं है अपने आप से, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम को, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे पास एक से ज्यादा आउटकम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक सिक्का ऐसा हो जिसकी दोनों साइड हेड बना हुआ हो, तो उसे उछालने का कोई मतलब है या नहीं है? नहीं है, राइट। तो हमारे पास कम से कम एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, सिक्का जैसे मैंने ये उछाला, तो इसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। अगर एक डाइस को उछालता हूं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। एक होता है मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट, मान लो मैंने एक डाइस उछाला और आपसे पूछ ले 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, 1 से लेके 6 तक आएगा, तो वो होगा इम्पॉसिबल। मतलब फेवरेबल आउटकम हो गए 0, टोटल आउटकम है 6, तो ये हो गया 0। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो आने की वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो आने की, तो वो होगा श्योर इवेंट। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक नंबर आ जाए, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, अगर मैं एक डाइस को उछालूं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये श्योर है। सिंपल इवेंट क्या हो गया मेरे पास कि एक ही, जो जितना भी सैंपल स्पेस है उसमें एक ही मेरे पास सिंगल पॉइंट हो। जैसे कि मैंने कहा डाइस में उछाल रहा हूं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक मुझे पता है कोई भी नंबर आ सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो मेरे पास ये 3 एक सिंगल सैंपल पॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो जितना भी सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है मेरे, 1 भी अपने आप में क्या है, एक सिंपल इवेंट है, 2 आना भी सिंपल इवेंट है, 3 आना भी, 4 आना भी, 5 आना भी और 6 आना भी। ठीक, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। जैसे कि मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो मेरे पास इवन में क्या आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। एक से ज्यादा अगर मेरे पास ये आ जाए, सैंपल पॉइंट्स आ जाए किसी के अंदर, तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास, मान लो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है, 2 4 और 6 है। और यहीं पे मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो वो क्या होगा 1 3 और 5। क्या ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पूरक। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, या तो इवन आएगा या फिर इवन नहीं आएगा। तो यहां पे पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट, इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा हमेशा। ठीक, ऐसे ही हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है कि उन दोनों में कोई भी मेरे पास आउटकम कॉमन ना हो। जैसे कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, तो कोई भी इवेंट दोनों का कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटीग्रेशन बी, वो कितना होगा मेरे पास, वो होगा 0, मतलब दोनों में कोई भी इवेंट क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। ठीक, और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं, ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो उसमें अगर मेरे पास 2 इवेंट मैंने ऐसे लिए है, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स ऐसे लिए कि मेरे पास वो सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, तो वो हमारे कहलाए जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अगेन मैं नंबर इवन ओड का ही ले सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर या गेटिंग एन इवन नंबर,
और गेटिंग एन ओड नंबर, ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि या तो नंबर मेरा इवन है, इवन में लूंगा तो मेरे पास 2, 4 और 6 आ गया, ओड लूंगा तो मेरे पास 1, 3 और 5 आ गया। ठीक, ये बस टर्म्स थी, टर्म्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट फिर भी अगर एग्जामिनर ने कुछ चाहा कि बच्चे को बेसिक पता है नहीं पता, इसलिए मैंने ये टर्म्स बता दिया आपको। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स को कवर कर लें। एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगे जो जिसमें कोई भी मेरे पास पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस किस पे बनेंगे? कॉइन पे, डाइस पे, कार्ड्स पे, डिफरेंट कलर्ड बॉल्स पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड, नंबर सिस्टम बेस्ड, सेट थ्योरी बेस्ड और डेली लाइफ बेस्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हर जगह है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सिक्कों के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, अब स्टार्ट करेंगे। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। एक सिक्के को मैंने एक बार उछाला तो क्या क्या इवेंट आ सकता है? आप कहेंगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, एक कॉइन को मैंने 2 बार उछाला तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आप कहेंगे सर कॉइन 1 है, मेरे पास कॉइन 2 है, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल और यहाँ पे भी हेड और यहाँ पे टेल, क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, फिर मेरे पास टेल हेड और मेरे पास टेल टेल, ये केसेस बन सकते हैं। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? आप डायरेक्टली कहेंगे एक कॉइन को 2 बार उछालूंगा, पहली बार उछाला तो 2 केसेस बनेंगे, फिर दोबारा उछालूंगा तो 2 केसेस बनेंगे। टोटल कितने हो गए मेरे पास? 2 × 2, 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 टाइम उछालूंगा तो पहली बार उछाला 2 केसेस, दूसरी बार उछाला 2 केसेस, तीसरी बार उछाला 2 केसेस, टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे मेरे पास? 8। ठीक है, ऐसे 4 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 4, ये बनेंगे 16 केसेस। ठीक है, 3 बार उछालेंगे तो कैसे बनेंगे? आप कहेंगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड वाले में भी हेड या फिर टेल और तीसरे वाले में भी हेड या फिर टेल। आप एक एक करके सारे केसेस निकाल सकते हैं। जैसे पहले मेरे पास हेड 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 आया, फिर मेरे पास हेड हेड टेल आएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं ये हेड टेल लूंगा और फिर हेड और फिर टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। क्लियर? फिर मैं टेल लूंगा, टेल के साथ मेरे पास सेम बनेगा, टेल को पहले इससे लिया फिर इससे फिर इसको, फिर यहाँ पे ये फिर यहाँ पे ये। तो मेरे पास टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ठीक है, इस तरीके से आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन इसकी कहीं भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको डायरेक्टली करना सिखाऊंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए। ठीक है, सैंपल स्पेस आप चाहें तो ऐसा बन सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट रो है उसमें हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे चलेगा। फिर यहाँ पे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर मेरे पास यहाँ पे 4 हेड 4 टेल, और ऐसे ही मैं अगर 4 कॉइंस वाला केस बनाता तो आगे मेरे पास क्या हो जाता? फिर मेरे पास 8 हेड 8 टेल, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक कॉइन को मैंने क्या करा? 3 बार उछाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, एक कॉइन को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3, मेरे पास 8 आउटकम्स बनेंगे। हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। अब ध्यान से समझना, मेरे पास 3 स्पेसिस हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हेड या टेल कुछ आएगा, यहाँ पे भी हेड या टेल कुछ आएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा? हेड या टेल कुछ आएगा। तो अब मुझसे कहा कि मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो आप कहेंगे सर हेड मेरा यहाँ पे आ सकता है, या फिर मेरा हेड यहाँ पे आ सकता है, या फिर मेरे पास हेड यहाँ पे आ सकता है। तो कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे, और मैं इसे लिख सकता हूं आंसर होगा 3/8। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का? मैं कहूंगा मेरे पास कितने स्पेसिस अवेलेबल हैं? मेरे पास 3 स्पेसिस अवेलेबल है और मुझे एक को चूज करना है, तो 3C1, एक हेड को चूज करना है मुझे। 3 स्पेसिस अवेलेबल हैं, 3C1 अगर मैं करूंगा तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3। ठीक, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3/8। एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तो आप कहेंगे सर 3 स्पेसिस हैं, मुझे कितने हेड चाहिए? 2 चाहिए। तो मुझे चाहिए 3 में से 2, 3C2 डिवाइडेड बाय मेरे पास 8। अगर 3C2 को सोल्व करेंगे हम तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? ये बचेगा सोल्व होकर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इट इज मेरे पास 3/8। कहता है एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, 3 के 3 हेड हों, 3 स्पेसिस हैं, 3 के 3 हेड चाहिए डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 8। फिर कहता है नो हेड,
मेरे पास एक भी हेड ना हो। एक भी हेड ना हो इसका मतलब क्या है, तीन प्लेसेस हैं, तीनों में से एक भी हेड मुझे नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाई 8। 3C0 करूंगा तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/8। मैंने कहा एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम मेरे पास क्या हो, एक हेड हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, आप या तो कहेंगे कि सर पहले तो मेरे पास तीन में से एक हेड वाला ले लूं, तीन में से दो हेड वाला ले लूं, और तीन में से तीन हेड वाला, ये सारे के सारे केसेस को ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करूंगा तो आंसर आ जाएगा। या तो मैं ये करूं, या फिर अगर मुझे एटलीस्ट 1 हेड बताना है तो मैं कह सकता हूं कि एक भी हेड ना हो, टोटल आउटकम्स में से एक भी हेड ना हो वो वाली घटा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो मैं पहले नो हेड निकाल लेता हूं। एक भी हेड ना हो तो मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर ये वाला इवेंट मेरे पास बनेगा 3C0 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 1/8। एक भी हेड ना होने की मेरे पास जो आउटकम बनेगी वो बनेगी 1/8। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मेरे पास 1 होती है। अब मेरे पास या तो एक भी हेड नहीं होगा या कम से कम एक हेड होगा, तो अगर 1 में से मैं घटा दूं एक भी ना हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो मुझे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यह आ जाएगा 7/8। क्लियर है। अब है मेरे पास एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो मेरे पास क्या हो, या तो 2 हेड हो या फिर मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं अगर 3 को इंटॉइस करें हैं। तो आप कहेंगे सर या तो मेरे पास 3 में से 2 को चूज कर लूं या फिर 3 में से मैं 3 को चूज कर लूं, डिवाइडेड बाय 8। 3C2 मेरे पास आएगा 3 और 3C3 आएगा मेरे पास 1, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8। तो एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास, 1/2 हो गई। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो इसके बारे में बताना है, तो हम ये कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप बेसिक से भी बना सकते थे, जब लंबे वाला पूछे इसलिए मैं रीड करवा रहा हूं आपको। हमसे पूछा एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। ठीक है, या तो मैं कर सकता हूं एक हेड वाला, 0 हेड वाला और 2 हेड वाले केस को सम कर लें फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या फिर मैं कह सकता हूं एटमोस्ट 2 हेड अगर चाहिए तो ये मेरे पास हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, 1 में से वो घटा दूं जिसमें मेरे पास 2 हेड से ज्यादा हेड आए, तो मेरे पास 2 हेड से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 3 हेड वाला केस। तो 3 हेड वाला केस क्या होगा, 1 माइनस, तीनों हेड चाहिए, तीन पोजीशंस अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। 3C3 होता है 1, तो मेरे पास 1 माइनस 1/8 ये हो गया 7/8। क्या ये चीज क्लियर हो गई। कॉम्बिनेशन की फॉर्मूले वाली ट्रिक, कौन सी ट्रिक। अच्छा ट्रिक, वो बता रहा हूं मैं अभी। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब एक दो चीजें आप और देख लो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को फटाफट से कैसे सोल्व करते हैं। अगर मेरे पास हो एन सी एन फैक्टोरियल, एनसीएन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू में एन फैक्टोरियल, सॉरी यही होगा मेरे पास। आप देखिए ये मेरे पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल कट जाएगा, एन माइनस एन 0 होता है तो 1/0 फैक्टोरियल डेट इज 1, ये 1 होता है। अगर मैं कहूं एन सी एन माइनस 1 फैक्टोरियल या एन सी एन माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे एन इंटू में एन माइनस 1 फैक्टोरियल में, तो मेरे पास यहाँ से ये कट जाएगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ ऊपर एन, और नीचे बचेगा मेरे पास, इसे सोल्व करूंगा तो 1 फैक्टोरियल डेट इज एन। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे एनसीएन में मैंने बताया, मान लो 4C4 दे रखा है तो ये क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या होता, NC0 होता, तो उस केस में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये भी क्या होता है मेरे पास 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो मुझे 4C0 दिया है तो ये 1 आएगा, 4C4 दिया है तो मेरे पास 1 आएगा, अगर NCn माइनस 1 दे रखा है तो ये मेरे पास बचता है n। कहने का मतलब 4C3 अगर मुझे दे दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। अब इसके आगे मुझे सोल्व करना हो, मान लो मुझे दे दिया 7C6, क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 7C5 क्या रिजल्ट आएगा, तो अब इस केस में क्या करते हैं,
हम डायरेक्टली देखते हैं, देखो नीचे मुझे 5 फैक्टोरियल तो आएगा नीचे, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यहाँ पे नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे 7 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। तो मुझे पता है ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटना है, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 फैक्टोरियल बचता है। तो हम सॉरी, ये 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 है, ये बचता है। तो मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, मैं इस पर्टिकुलर केस में जैसे 7 से 5 पे जा रहे हैं हम, तो 7 से 5 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो लिखूंगा, 7 इंटू में 6 लिखूंगा, फिर नीचे क्या लिखूंगा, इन कितने का है 2, तो 2 फैक्टोरियल। इससे मुझे डायरेक्टली अपना आंसर मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, ये वाली ट्रिक याद रह जाएगी। यहाँ पे देख सोल्व करके देखो, यही आ रहा है ना मेरे पास, वो छोटी सी चीज है। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मुझे दे रखा है 11C8, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 11 लिखूंगा, 8 से ऊपर ऊपर की वैल्यूज लिखेंगे, 10 रखूंगा 9 रखूंगा, डिवाइडेड बाय गैप कितने का है, 3 का है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। 6 से काटूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5, और आंसर आ जाएगा 15 इंटू में 11, 165। क्या ये चीज क्लियर। ऐसे ही मान लो मेरे पास हो 21C19, क्या वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर 21 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय गैप कितने का है, 2 का है, तो मेरे पास 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, आंसर आ जाएगा मेरे पास 210। सारी चीजें क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन में कहता है एक कॉइन को मैंने 5 बार उछाला एक के बाद एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स मुझे बताना है, कम से कम 2 हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 5 बार उछालूंगा कॉइन को तो मेरे पास क्या आएगा, हर जगह यहाँ पे 2 आउटकम 2 आउटकम 2 आउटकम 2 आउटकम और 2 आउटकम, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 2 की पावर 5, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेंगी, 32 आउटकम्स बनेंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हमें चाहिए, ठीक है। तो मुझे कितने हेड चाहिए, मुझे 2 हेड वाला केस भी चाहिए, मुझे 3 हेड वाला केस भी चाहिए, 4 हेड वाला केस भी चाहिए, और मुझे 5 हेड वाला केस भी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो 0 हेड होगा मेरे पास या फिर 1 हेड होगा, ठीक है। ये हो गए मेरे टोटल केसेस। मुझे कौन से केस चाहिए, मुझे चाहिए ये वाले केस। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या टोटल में से इन दोनों केसेस को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो टोटल केसेस तो है मेरे पास 32 माइनस मेरे पास 0 हेड आने वाले केसेस कितने होंगे कि पांचों में से एक भी हेड ना आए। तो आप कहेंगे सर ये केसेस होंगे, 5 स्पेसिस है मेरे पास, 5 में से मुझे एक भी हेड चूज नहीं करना, तो मैंने कहा 0 हेड को चूज करना है। दूसरा केस क्या होगा, अब मुझे एक हेड चूज करना है 5 में से, तो मैंने कहा 5C1 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 32। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये मुझे डायरेक्टली दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या समझ आ गया आपको ये हम प्रोबेबिलिटी से क्यों कर रहे थे। पिछला क्वेश्चन में बेसिक से भी कर सकता था, मैं हेड टेल के सारे कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखा देता और मैं कर देता क्वेश्चन को, लेकिन अगर 5 टाइम उछाला, यहाँ पे 10 टाइम उछाल देता कॉइन को, फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता। तो आप कहेंगे सर ये तो 32 है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वैल्यू 1 होती है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 5C1 क्या होगा, ये वाला केस मैं बताना भूल गया, अगर मेरे पास NC1 होता है तो ये मेरे पास वैल्यू बचता है n। NC1 भी क्या देता है मुझे, n देता है, ये भी याद रखेंगे। कैसे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा n। ठीक, तो ये आएगा मेरे पास 5 और यहाँ पे मेरा आंसर बन गया क्या, डिवाइडेड बाय 32। तो मेरे पास यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 32 और आंसर क्या आएगा 13/16। क्या ये चीज क्लियर हो गई। चलें क्या आगे अब हम। अब हमारे पास कॉइन का कोई भी सवाल बन जाए आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चाहो तो मैं एक क्वेश्चन अभी आपके लिए बनाता हूं। हमने क्या करा, 10 कॉइन को उछाला, क्या करा हमने, 10 कॉइन उछाला, हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड।
मुझे एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, तो आप कहेंगे 10 स्पेसेस बनेंगे, 10 हेड आ सकते हैं मैक्सिमम। 10 में से मुझे कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं। टोटल कितने केसेस बनेंगे अगर 10 को इनको छालूंगा? दो दो के मेरे पास 10 बार आउटकम्स बनेंगे, तो 2 की पावर 10। डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया, वन लाइनर, खत्म क्वेश्चन। इसे अगर मैं सोल्व भी करूंगा तो 2 की पावर 10 होता है 1024, और यहाँ पे मेरे पास 10 है और 3 है, ठीक है। जब आपको दिख रहा है 10 और 3, तो 10 में से 3 को घटाऊंगा। इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ, इसे भी डायरेक्टली आप इसकी ट्रिक भी देख लो। 10 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल आएगा, और मेरे पास 10 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, जो मुझे पता है 7 है। तो हम नीचे क्या रखेंगे? इस 3 को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 10, 8 और 9, जितना यहाँ पे अगर छोटा नंबर दे रखा है तो उतनी वैल्यूज यहाँ से लिखनी है, 10, 8 और 9, और डिवाइडेड बाय मेरे पास बचेगा 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 120। तो मेरे पास आ जाएगा ये 120 डिवाइडेड बाय दिस। आप इसे आगे डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो ये 15 आएगा और ये 128 आएगा, और मेरे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर सबको? सब समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, अब हम डाइस के क्वेश्चंस करेंगे। डाइस में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कंसेप्चुअल इन द सेंस कि आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी, आपको और भी चीजें, अपना और भी लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन और बना दो, फिर डिटेल्ड कोर्स में इसमें फर्क क्या रह जाएगा? क्रैश कोर्स में बनाने को मैं हजारों बना सकता हूँ बैठे बैठे। चलो, मैंने क्या करा, 6 कॉइन उछाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड या एटमोस्ट 2 हेड। मैक्सिमम मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेने हैं, इससे ज्यादा हेड ना हो। तो आप कहेंगे कौन कौन से केसेस चाहिए? 0 हेड वाला केस चाहिए, 1 हेड वाला केस चाहिए, और 2 हेड वाला केस चाहिए। 0 हेड वाले कितने केसेस बनेंगे? आप कहेंगे सर 6C0, 1 हेड वाले 6C1, और 2 हेड वाले 6C2, डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 की पावर 6। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर? सोल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 6 आएगा, और यहाँ पे मेरे पास 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू 5 15 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 होता है 64। सोल्व कर लोगे आप, ये बना मेरे पास 22, 11 भाग 32। ठीक है, इतना ही टाइम आपको एग्जाम में लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलता हूँ आगे। अब हमारे पास डाइस है। डाइस में आपको पता है 6 आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। कहता है हमारे पास एक डाइस को अगर मैंने 2 बार उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? चलो, ये 2 बार वाले पे बाद में आएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने एक डाइस को उछाला तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। पहला कहता है प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर मिल जाए। प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 प्राइम नंबर है। टोटल आउटकम्स है 6, तो 1 भाग 2। फिर कहता है इवन नंबर मिल जाए, तो 2 है, 4 है, 6 है, 3 केसेस हैं, टोटल है 6, 1/2। ओड नंबर 3 केसेस हैं, 1 3 और 5, टोटल आउटकम्स है 6, 1/2। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक वैल्यू से कटे हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा मेरे पास? 4 होगा, और दूसरा कंपोजिट नंबर होगा 6। तो 2/6, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1/3। आ नंबर 4 से ज्यादा वाला नंबर 5 या 6 नंबर्स हैं, 1/3। आ नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 3 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, तो 2/6 अगेन 1/3। और मेरे पास अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5, वो नंबर जो 5 से ना घटे। तो कौन कौन से नंबर से अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे? 1 2 3 4 और 6, कितने हो गए मेरे पास? 5 नंबर्स हो गए। ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। क्या ये छोटे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए, बिल्कुल सिंपल से जो बनेंगे? चलूंगा आगे। आगे मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे क्या था, अब डाइस को मैंने 2 बार फेंका। जब मैं डाइस को 2 बार फेंकूंगा क्या क्या आउटकम्स बनेंगे एक बार देख लो। आप कहेंगे सर पहले डाइस पे 6 वैल्यू जा सकती हैं, दूसरे डाइस पे भी 6 वैल्यू जा सकती हैं, तो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे, या फिर 6 की पावर 2 बनेगी। पढ़ चुके हैं हम। अब यहाँ पे कहता है कौन कौन सी आउटकम्स बनेंगे, मैं आपको सारी आउटकम्स दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले वाला फर्स्ट डाइस के आउटकम है, और ये दूसरे वाली सेकंड डाइस के आउटकम है। तो पहले डाइस पे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, 1 2 3 4 5 6। और दूसरे डाइस पे भी सिमिलरली मेरे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक केस आता है मेरे पास डबलेट का। डबलेट क्या होता है याद रखो, डबलेट होता है मेरे पास मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो डबलेट वाले केस क्या होंगे?
तो मेरे पास जब 36 आउटकम्स है, डबलेट वाले 1 1, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे पास, ये होती है, आप कहेंगे सर 6 नंबर हैं, टोटल 36 आउटकम्स हैं, तो 1/6 मेरी डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? क्या मैं अब आगे बढ़ जाऊं? अब इसमें बहुत सारी चीजें एग्जामिनर पूछता है अलग अलग तरीके से, वो सारे क्वेश्चंस हम फटाफट से देखेंगे। अगर मैं 3 डाइस को थ्रो करूं, हो सकता है आपको यहां पे स्क्रीन क्लियर ना नजर आ रही हो, 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे फटाफट से बताओ। 6 × 6 × 6 या फिर 6⁻3, मेरे पास बनते हैं 216 आउटकम्स, ये याद रखेंगे। अगर 3 डाइस को फोर थ्रो करा, 4 डाइस को करा तो 6⁻4। क्वेश्चन है मेरे पास ये, मैंने 2 डाइस को फेंका, तो मुझे इन सब के बारे में बताना है कि क्या क्या केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बना दूं कि क्या क्या केसेस बनते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, इमेज लगा देनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा फिर मेरे पास यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 1, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 6 1। ऐसे ही यहाँ पे जाता रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा मेरे पास, ये होगा 6 6। क्या इस तरीके से सारे के सारे केसेस बनेंगे? जहां जहां जरूरत होगी मैं बीच बीच में फिल कर दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। डबलेट, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट मैंने बताया आपको, जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो वो 6 केसेस होते हैं, टोटल 36 हैं, तो मेरे पास आएगा 1/6। सेकंड है, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम दी सेकंड डाइस, मेरा जो नंबर है पहले डाइस पे वो सेम नहीं होना चाहिए जो दूसरे डाइस पे है। इसका मतलब क्या है, मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग आ डबलेट, डबलेट ना हो बाकी सारा हो, तो डबलेट कितना होगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी डबलेट की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट क्या होगा, 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, कोई भी इवेंट इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव भी हो गए, या तो डबलेट होगा या डबलेट नहीं होगा, सीधी सी बात है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर्स ऑन द बोथ डाइस आर इवन, दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब नंबर इवन होने के लिए आप देखेंगे, अगर मैं इसे फिल करता हूं, तो पहले डाइस पे इवन की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से। मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये मेरे पास 2 केसेस हैं, इसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आएंगे, इसमें भी 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आएंगे। तो अगर मुझे दोनों पे इवन चाहिए तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितनी वैल्यू जा सकती है यहाँ पे, 3 वैल्यू जा सकती है। यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ सकता है, 2 4 और 6, कितनी वैल्यू जा सकती है मेरे पास, 3 वैल्यू जा सकती है। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, क्या मेरे पास 9 केसेस बनेंगे। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यूज करके बता दूंगा। तो 9 केसेस बने जब दोनों डाइसेस पे नंबर इवन हो, तो 9 बाय टोटल केसेस है 36, ये हो गया 1/4। ठीक है, नंबर ऑन दी बोथ डाइस आर ओड, दोनों डाइस पे ओड हो जाए, ओड वाले केसेस अगर मैं निकालूंगा तो कितने हैं, 3 नंबर्स मेरे ओड के बनेंगे, डेट इज 1 3 5, यहाँ पे भी 1 3 5 आ सकता है, तो 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 9। तो मेरे पास यहाँ पे ये अगेन हो जाएगा 9/36, ये हो जाएगा 1/4। ठीक, आगे बढ़ता हूं। नंबर ऑन बोथ द डाइस आर इवन, ये तो ले लिया हमने, नंबर ऑन बोथ द डाइस आर ओड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सम मोर देन 10, जो मेरा दोनों डाइस पे मिला के जो सम बनेगा वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। अब जब 10 से ज्यादा पूछ ले, या 5 से ज्यादा पूछ ले, या 6 से ज्यादा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम कैसे करेंगे। आप क्या करो, सबसे पहले तो अपने पहले डाइस पे मैक्सिमम ले लो कि क्या जा सकता है। पहले डाइस पे अगर मैं मैक्सिमम लेता हूं, तो मान लो मैंने पहले डाइस पे ले लिया 6, तो अगर 10 से ज्यादा बनाना है तो दूसरे डाइस पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले डाइस पे मैंने मैक्सिमम रखा है अपना 6, दूसरे डाइस पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया पहले डाइस को मैक्सिमम करके। अब मैं दूसरे डाइस पे मैक्सिमम ले लेता हूं, पहले दूसरे डाइस पे मैं 6 ले सकता था, और फिर आगे 10 से बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे अगला 6/6 होगा, वो तो सेम इवेंट बन जाएगा, तो मेरे पास टोटल 3 केसेस बनेंगे। जब नंबर मोर देन 10 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36, डेट इज 1/12। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया। ऐसे में अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, सम बनाना है मुझे 7, कितने केसेस बनेंगे। आप कहेंगे सर पहला 6 रखूंगा फिर 1 रखूंगा, 6 से लेके 1 तक अगर काउंट करूंगा कितनी वैल्यू जाएंगी, 6 वैल्यू जाएंगी, तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया। मुझसे पूछे सम 9, कितने केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर 6 रखा 3 रखा,
6 से लेके 3 तक कितने ही वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो 4 केसेस बनेंगे। डायरेक्टली कर सकते हैं। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। मान लो आपको कहे कि 6 से नीचे वाली वैल्यू, चलो आपको बनाना है सम 6, तो उस केस में क्या करेंगे आप? देखो 6 बनाने के लिए आपको कहीं भी जीरो तो आ नहीं सकता, तो सबसे मैक्सिमम आप क्या रख सकते हैं, ये 5, और मिनिमम आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। यही होगा ना, मैक्सिमम आप 5 रखेंगे और मिनिमम वाला 1 मिल जाएगा। तो इनके बीच में कितनी वैल्यू जाएंगी आपकी, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 5 से 1 के बीच में अगर मैं देखूं तो टोटल 5 वैल्यूज आ रही हैं। तो सम 6 बनाने वाली मेरे पास 5 वैल्यूज होंगी। 5 1 4 3 3, सॉरी अगर मैं लिख भी देता हूं यहां पे, तो 5 1 है, 4 2 है, 4 3 2 1, 4 2 3 4 5, ये 5 केसेस आ गए। सम 3 बनाना हो तो क्या होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर 1 2 रखना पड़ेगा, मिनिमम 1 रखना पड़ेगा। 2 और 1 कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, सेकंड्स का खेल है ये। तो हमारे पास टाइम कम है, वरना हर चीज की ट्रिक बन जाती है इसमें, बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। सम 7 व्हेन द नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइस। सम 7 हमें बनाना है जब नंबर ऑन पहली डाइस पे जो नंबर है वो बड़ा हो हमारा नंबर सेकंड डाइस के नंबर से। ये मैंने डिटेल्ड कोर्स में कराया है। चलो करा ही देता हूँ यहाँ पे भी। वैसे थोड़ा अच्छा सवाल है ये वाला सवाल है ना मेरा। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? पहले डाइस का नंबर हमें बड़ा रखना है दूसरे वाले डाइस से। तो पहले वाले डाइस को मैंने मैक्सिमम कर लिया, दूसरे वाले डाइस को मिनिमम रखूंगा, तो मेरे पास आ गया 1, सम बन गया 7। अब मेरे पास क्या होगा, मुझे तब तक जाना है जब तक ये वाली वैल्यू मेरी, ये वाली वैल्यू बड़ी रहे इस वाली वैल्यू से। तो आप कहेंगे सर ये 5 है, फिर ये मेरे पास 2 होगा, ये 4, फिर ये होगा 3, बस 3 ही केस बनेंगे। जैसे ही मैं इसे 3 करूंगा, ये 2, ये 4 हो जाएगा, सॉरी सम 7 बनेगा, लेकिन ये वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरा, छोटा हो जाएगा। तो 3 केसेस बने मेरे पास। तो ये हो जाएगा 3/6, डेट इज 1/2, 3/36, सॉरी। चलूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ज्यादा स्टक नहीं होंगे किसी भी तरह के क्वेश्चन पे। मैंने 3 डाइस को थ्रो करा, क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस। तीनों डाइस पे मेरे पास क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। तो ये कब होगा, आप कहेंगे सर 3 डाइस थ्रो करे तो 6 की पावर 3 इतने तो मेरी टोटल आउटकम्स बनेंगी, और तीनों डाइस पे सेम आएगा, मतलब 1 1 1। इस पे भी 2 2 2, सारे नंबर यही हैं, सब पे सेम करना है। ऐसे लास्ट में मेरे पास क्या जाएगा, 6 6 6। तो कितने आउटकम्स होंगे फेवरेबल, क्या ये 6 ही आउटकम्स होंगे? तो 1/36 आंसर आएगा। जल्दबाजी में कुछ लोग इसे गलत कर देते हैं। क्या आएगा, 1/36। ठीक है, तीनों पे सेम रख दिया मैंने। बना लो कितने आउटकम बन रहे हैं। तीनों पे सेम रखूंगा तो तीनों पे या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। कहता है एक कॉइन को मैंने उछाला, अगर हेड आया तो हमने एक बॉल निकाली बैग से जिसमें 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल हैं, और मैंने अगर टेल आया तो मैं क्या करूंगा, एक डाइस को फेंकूंगा। तो हमें बताना है सैंपल स्पेस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का। देखो मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब जानना चाह रहे हैं कि कितने केसेस बनेंगे। तो मैंने क्या करा, पहले कॉइन को फेंका, तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास क्या आया, हेड आया, तो हम एक बैग में से बॉल निकालेंगे जिसमें 3 ब्लू बॉल है मेरे पास और 4 क्या है, व्हाइट बॉल। तो मेरे पास 3 ब्लू बॉल या फिर 4 व्हाइट बॉल। अगर टेल आया तो मैं क्या करूंगा, एक डाइस को उछालूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास जब कॉइन उछालूंगा या तो ये आउटकम आएगा या फिर ये आउटकम आएगा। अगर हेड आया मेरे पास तो क्या केसेस बन सकते हैं, इन 7, टोटल कितनी बॉल है मेरे पास, 7 बॉल है। ठीक है, इन 7 में से कोई मेरे पास, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, 7 केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाइस को देखता हूँ तो कितने नंबर आएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे मेरे पास, 6 केसेस बनेंगे। टोटल मेरे नंबर पास आउटकम्स कितनी हो गई, टोटल आउटकम्स हो गई 13। क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? देखो जल्दी से।
अगर मैं इसका सैंपल स्पेस क्रिएट करता हूं, अगर देखो ये बॉल मेरे पास क्या है, 3 ब्लू बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं, अगर मैं इन्हें डिस्टिंग्विशेबल मान के चलूं कि मेरे पास क्या है, बॉल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आ, चलो इसे छोड़ो, उसमें जाने की जरूरत नहीं। टोटल हमारे पास क्या बनेंगे, 13 आउटकम्स बनेंगे। आपसे पूछ ले कि सर ये बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ब्लू बॉल, वो क्या होगी। आप कहेंगे सर हेड एंड ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मेरे पास 3 केसेस बनेंगे जिसमें हेड और ब्लू बॉल आएंगी, और टोटल केसेस कितने हैं 13, तो 3/13 मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। चलूँ आगे। दुर्वेश क्या कह रहे हो, 26 इंटू में 2? नहीं, देखो जल्दबाजी में यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, आपको ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये हुआ तो ये है, ये हुआ तो ये है, ठीक है। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते कि मुझसे कहता है यहाँ पे पहले मैंने कॉइन उछाला, फिर मैंने बैग में से बॉल निकाली, और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने डाइस फेंका, अगर मेरे पास इवेंट ऐसे होते तो टोटल कितने आउटकम्स बनते। आप कहते सर 2 आउटकम यहाँ पे बनते, टोटल मेरे पास बैग में से बॉल निकालेंगे 7 बॉल्स हैं, और मेरे पास डाइस फेंकूंगा तो 6, तो मेरे पास यहाँ पे आउटकम बनते 84। लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होते तो ऐसा होता कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे लिंक है कि अगर हेड आया तो मैं बैग खोलूंगा, अगर मेरे पास टेल आया तो मैं पासा उछालूंगा। क्लियर हो गया। जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है। इंडिस्टिंग्विशेबल वाला जो बोला था उसे भूल जाओ अभी। क्या ये सारा केस समझ आ गया। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आईबीपीएस में एक सवाल पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस एंड 4 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देयर इज अ सम ऑफ 7 ऑन द डाइस एंड एट लीस्ट 2 हेड्स ऑन द कॉइन्स। मैंने क्या करा, 2 पासे उछाले, और मैंने क्या करा, यहाँ पे 4 सिक्के उछाले। 4 सिक्के उछालूंगा तो कितनी आउटकम्स बनेगी, 2 की पावर 4, और अगर मैं 2 डाइस उछालूंगा तो कितनी आउटकम्स बनेगी, 6 की पावर 2। तो टोटल आउटकम्स तो मेरी हो गई है, ठीक है। इतने केसेस बनेंगे मेरे पास टोटल, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है इवेंट्स, ठीक है। ये 2 डाइस उछालना भी आपस में इंडिपेंडेंट है, 4 सिक्के उछालना भी इंडिपेंडेंट है। अगर आप इंडिविजुअल भी देखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। तो टोटल आउटकम्स तो इतनी है। हमें क्या चाहिए, पहली आउटकम है मेरी कि हमारे पास क्या आ जाए, जो सम बने वो 7 बने 2 डाइस पे। तो कितने केसेस बनेंगे आपके मेरे पास, आप कहोगे सर अगर मैं खाली डाइस को देखता हूं तो मेरे पास सम 7 बनाने के लिए 6 और 1 चाहिए मुझे, और टोटल वैल्यूज 6 से लेके 1 तक कितनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, 6 वैल्यूज। अभी तरीका बताया आपको, जब मैं 2 डाइस को उछालता हूं टोटल आउटकम्स होती है मेरे पास 36। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सम 7 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 वैल्यूज हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 ऑन डाइस। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास आगे है कि मैंने क्या करा, 4 सिक्के उछाले, और उसमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए मुझे कॉइन्स पे। तो 2 हेड वाला केस क्या होता है, 4 सिक्के उछालूंगा तो कितने केसेस बनेंगे, 2 की पावर 4। 2 हेड चाहिए तो मैं कहूंगा टोटल केसेस में से आप वो वाले केसेस निकाल लो जिसमें मेरे पास 2 या 2 से कम हेड आए। तो 1 हेड वाला, तो ये हो जाएगा 4C1, और एक हो जाएगा मेरे पास 4C0, एक भी हेड ना आए। सोल्व कर लेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/6 इंटू में यहाँ पे मेरे पास 4 + 1 5, ये घटाऊंगा 27, और ये वाली मेरे पास 2 की पावर 4 डेट इज 16। क्या आंसर आएगा मेरे पास, 9/32। कहीं मिस्टेक कर दी मैंने। सम 7 था, 6 वैल्यू जाए, 6/36 है। 16 - 5 11 होता है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है।
क्लियर? मैं इसे दोबारा एक बार रिपीट कर दूं क्या? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना देखते हुए दोबारा मैं अलग तरीके से बताता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हमारे पास दो इवेंट हो, मेरे पास क्या है, मैं दो डाइस वाले को एक सिंगल इवेंट मान लेता हूं और चार कॉइन वाले को एक इवेंट मान लेता हूं। मुझे दोनों साथ में करवाने हैं कि मेरे पास यहाँ पे सम 7 मिले और यहाँ पे क्या है, दो हेड आए। तो अगर मैं दो डाइस उछालता हूं तो सम 7 की प्रोबेबिलिटी क्या थी मेरे पास, ये आएगा 6/32, 6/36। और अगर चार कॉइन है मेरे पास, उनमें से दो मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट टू हेड चाहिए, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई थी 2⁴ माइनस 4C0 प्लस 4C1 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2⁴। तो इन दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी जब दोनों मुझे साथ में चाहिए तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 1/6 और ये आएगा मेरे पास 11/16, आंसर होगा 11/96। क्लियर? अगर दोनों मुझे साथ में चाहिए तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन है कार्ड्स से रिलेटेड। कार्ड्स का कंसेप्ट आपने बचपन में पत्ते खेले होंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, चार तरह के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है चिड़ी, हुकुम, पान और इंट, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आप इसे बोल सकते हैं ये स्पेड्स होता है, ये डायमंड्स होता है, ये हमारे पास हर्ट्स और क्लब्स। टोटल हमारे पास यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं। हर तरह के हमारे पास 13 कार्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक से लेकिन 10 तक तो सिंपल नंबर होते हैं, 1 to 10 क्या होता है, इसे 1 वाले को हम बोलते हैं एस, और ये हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स। क्या है ये हमारे पास, गुलाम, बेगम, बादशाह, J, Q and K, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, हर एक में 3 होते हैं और चार तरह के हमारे पास सूट्स हैं, तो यहाँ पे 3 × 4 ये हो जाएगा मेरे पास 12 मेरे पास फेस कार्ड्स होंगे, 4 एसिस होंगे। बाकी अगर नॉर्मल एसिस वाले को हटा दूं तो ये नॉर्मल कार्ड्स हमारे 2 से लेके 10 तक के बीच में होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। फेस कार्ड्स हमारे ये 12 हो गए। नंबर कार्ड्स बेसिकली हमारे 2 से 10 तक होते हैं, ठीक है। ए वाले को हम अलग से एस कैलकुलेट करते हैं, उसे नंबर कार्ड में कैलकुलेट नहीं करते। तो कितने हो गए, 9 चौक 36 एसिस हो गए हमारे पास ये 4। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार्ड को मैंने चूज करा 52 कार्ड के पैक से, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ठीक है। आपके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो मेरे पास 4 सूट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास 2 ब्लैक कलर के हैं सूट्स और 2 हमारे पास रेड कलर के हैं। तो 26 पत्ते तो मेरे पास ब्लैक होंगे और 26 ही कार्ड्स मेरे पास क्या होंगे, रेड होंगे। आगे बढ़ता हूं, ये अपने दिमाग में रखोगे सारा जल्दी से हो जाएगा। अगर मुझे एक ब्लैक कार्ड उठाना है, 52 कार्ड है, 52 में से एक कार्ड उठाया, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26 ब्लैक कार्ड है मेरे पास, टोटल 52 कार्ड में से इन 26 में से कोई भी उठ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आप फिर कहेंगे टोटल 26 रेड कार्ड हैं, 52, ये आ जाएगा 1/2। अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड के कितने कार्ड हैं, 13, हर एक सूट के 13 कार्ड थे, 13/52 ये हो जाएगा मेरे पास 1/4। आप कहेंगे सर 4 तरीके के कार्ड्स हैं मेरे पास, 2 कलर के कार्ड्स हैं, तो एक पर्टिकुलर रेड का पूछे तो 1/2, ब्लैक का पूछे 1/2, डायमंड का, स्पेड का या कोई भी ऐसा पूछे तो 1/4। हमसे पूछे नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, आप कहेंगे सर 36 होते हैं, 9 × 4 और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 52। तो ये मेरे पास 4 से काटूंगा, 9/13। ब्लैक नंबर कार्ड निकालेंगे तो कितने होंगे मेरे पास, 9 दूनी 18 भाग 52, ये होगा मेरे पास 9/26। फेस कार्ड की बात करेंगे टोटल 12 होते हैं, तो ये आ जाएगा 3/13, ठीक है। रेड कलर्ड फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 6 होंगे फेस कार्ड्स और टोटल रेड कलर्ड फेस कार्ड 6 होंगे, टोटल 52 है, तो ये 3/26 हो जाएगा मेरे पास। एस की बात करूं तो टोटल 4 एस हैं, टोटल कार्ड्स 52 हैं, 1/13 हो जाएगा। ब्लैक कलर्ड किंग, तो 2 किंग होंगे मेरे पास ब्लैक करके, टोटल 52 कार्ड्स हैं, 1/26। और मेरे पास अ क्वीन ऑफ स्पेड, स्पेड की क्वीन चाहिए तो वो तो एक ही होगी, 1/52। क्या सारी प्रोबेबिलिटीज क्लियर हो गई? चलूँ आगे मैं अब।
नेक्स्ट है मेरे पास 4 कार्ड को हमने चूज करा 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक से, तो हमारे पास क्या है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम शूट। अब ध्यान से समझना, यहां पे पहला क्वेश्चन है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम शूट। सारे सेम शूट क्यों, मतलब सारे या तो डायमंड हो, सारे स्पेड हो, सारे हर्ट हो, या फिर हमारे पास सारे जो चौथा पार्ट बचा हुआ है वो हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेम सूट के चारों कार्ड होने चाहिए। तो मैं कहूंगा टोटल एक सूट के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, 13 में से कोई भी मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 13C4। ठीक है, तो मैंने मान लो मेरे पास 4 सूट्स थे, मान लो मैंने इंट के ये 4 पत्ते 13 में से सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे पास ऐसा भी हो सकता है 4 पत्ते मेरे पास आ जाए 13 किसके, इस चिड़ी के या स्पेड्स के आप कह सकते हो। अगर मैं बात करता हूं 13 में से 4 पत्ते मैं चूज कर लूं डायमंड के या ईंट के, और 13 में से 4 पत्ते मैं हर्ट के चूज कर लूं, तो ये 4 केसेस बनेंगे, ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए ये आ जाए। ये सारे के सारे मेरी जो आउटकम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, मुझे 52 कार्ड में से कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 13C4 क्यू 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास 52C4। दिस विल बी माय आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लो। या तो ये या ये या ये या ये, या वाला जब भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, प्लस। ये भी और वो भी, अगर और हो जाए तो मेरे पास मल्टीप्लाई करते हैं, या हो तो मेरे पास प्लस करते हैं। ठीक है, या और तो प्लस आता है, और या एंड वाली कहीं आपको साउंड सुनाई दे तो मेरे पास मल्टीप्लाई आता है। प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम याद रखेंगे। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड मैंने उठाए, चारों के चारों डिफरेंट सूट से हों, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 4 तरह के सूट हैं, चारों सूट से मुझे एक एक कार्ड चाहिए। चारों सूट से क्या चाहिए, एक एक कार्ड चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहले सूट से एक कार्ड चाहिए, दूसरे से भी एक कार्ड चाहिए, तीसरे से भी एक कार्ड चाहिए, और चौथे से भी। तो क्या चाहिए, और आ रहा है यहाँ पे, और आ रहा है मतलब एंड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। और टोटल मुझे क्या चाहिए, 4 कार्ड चाहिए 52 कार्ड्स में से। क्लियर, ये मेरा आंसर होगा। सारे के सारे फेस कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल फेस कार्ड्स हैं 12, 12 में से कोई भी मुझे 4 चुनने हैं, टोटल है 52, 52 में से 4 चुनने हैं। 2 आर रेड कलर कार्ड्स, 2 आर ब्लैक कलर कार्ड, 2 रेड कलर के हों 2 ब्लैक के। रेड कलर के कितने हैं मेरे पास, 26 पत्ते हैं, उनमें से 2 चुनने हैं। और एंड लिखा है ना, और 26 मेरे पास क्या है, ब्लैक कलर के हैं, तो 26 में से 2 चुनने हैं। टोटल मुझे 54 में से 2 चुनने हैं, 54 में से 52 में से 4 चुनने हैं। अगला है मेरे पास कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। सारे के सारे कार्ड्स क्या हो, सेम कलर के हों। तो या तो मेरे पास क्या हो, 2 डिफरेंट कलर्स हैं, 26 पत्ते रेड कलर के हैं, 26 कार्ड्स मेरे पास ब्लैक कलर के हैं, तो 26 में से 4 आ जाएं, या फिर मेरे पास दूसरे 26 में से 4 आ जाएं, और मेरे पास 52 में से 4 में से सिलेक्ट करना है। तो टोटल केसेस और ये फेवरेबल आउटकम्स, ये मेरा आंसर दे देगा। हिमांशु, एंड का मतलब और, मतलब मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, 2 रेड के चाहिए एंड ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। एंड आया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर होता मेरे पास या, तो मैंने कहा 4 कार्ड्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स, तो मुझे चारों कार्ड डिफरेंट कलर्स के चाहिए। तो मेरे पास चारों 4 तरह के ही सूट हैं, तो चारों से मुझे एक एक कार्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था 4 कार्ड्स ऑफ द सेम शूट, सारे के सारे कार्ड एक ही तरीके के, एक ही सूट के हों। तो चारों कार्ड एक सूट के किस किस तरीके से हो सकते हैं, या तो वो चारों के चारों कार्ड मेरे हार्ट के हों, चारों के चारों कार्ड मेरे डायमंड के हों, चारों के चार मेरे स्पेड के हों। ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना। तो जहां या आ जाए वहां प्लस लग जाएगा, लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा ये। और जहां मेरे पास एंड लिखा हो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। चौथे वाला गलत लग रहा है, कौन सा, ये 2 आर रेड कलर्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। देखो 4 कलर कार्ड चूज करने, 26 है मेरे पास। ठीक है, 26 कार्ड में से 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं,
इनमें से मैंने 2 चूज कर लिए। मेरे पास यहाँ पे 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं, इनमें से मैंने 2 चूज कर लिए, 4 चूज करने हैं, तो ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, दोनों साथ में होंगे। 2 इवेंट अगर साथ में हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, 2 इवेंट अगर अलग अलग हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस। जैसे मेरे पास ये वाला इवेंट 4 मैंने मान लो ये हार्ट के चूज करें, यहाँ पे मैं 4 चूज कर रहा हूं मेरे पास किसके, डायमंड के, तो ये दोनों, ये अलग हो रहा है, ये अलग, दोनों साथ में नहीं हो रहे इवेंट, तो प्लस आ गया। दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, यहाँ पे 2 रेड चाहिए 2 ब्लैक चाहिए, तो मल्टीप्लाई। अब क्लियर है क्या? वेरी गुड विक्रांत। चलें, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बस समझ, एक बार समझ आया चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कहता है हमारे पास एक पैक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स को हमने रैंडमली ड्रॉ करा, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों के तीनों कार्ड्स क्या होंगे, किंग होंगे। तो किंग कितने हैं मेरे पास, टोटल 4 किंग होते हैं। किंग क्या होता है, के वाले पत्ते 4 होते हैं। 4 में से मुझे कितने चूज करने हैं, 3 चूज करने हैं। टोटल मेरे पास कितने हैं, 52 है, 52 में से भी कितने चूज करने हैं, 3। सोल्व करेंगे आंसर निकाल लेंगे। 4c3 क्या होता है, 4 होता है। 52c3 क्या होगा, 52 इंटू 51 इंटू 50, और यहाँ पे मेरे पास 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा, उसे ऊपर ले जाओ 3 फैक्टोरियल को, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इसे डायरेक्टली कट करके सोल्व करेंगे, यहाँ से 4 से काटूंगा तो ये 13 आएगा, 2 से काटूंगा 25 आएगा, और 3 से काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा कितना, 17। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यूनिट डिजिट 5 आएगी, ऊपर तो मेरे पास 1 बचेगा। आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। 525 से तो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, इन तीनों में से मेरा कोई आंसर होगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये मेरे पास 13 है, ये 15 है, तो 15 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आएगा 221 इंटू में 25, तो यहाँ पे मेरे पास 5, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 में 5525, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कहता है मुझे कितने चूज करने हैं, 5 कार्ड चूज करने हैं। इन 5 कार्ड्स में मेरे पास एक कार्ड तो क्या होगा, फिक्स है कि सिर्फ एक किंग होगा इसके अंदर, और बाकी 4 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कैसे सोल्व करूंगा मैं, बाकी 4 कार्ड्स कुछ कुछ भी। तो आप कहेंगे सर अगर आपको एक किंग चूज करना है, टोटल कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से मुझे एक किंग निकालना है, ये हो गया। अब मुझे 4 पत्ते कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे अब किंग नहीं हो सकता। टोटल मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, 52, 52 में से 4 घटाऊंगा तो 48 कार्ड्स बचे। अब इन 48 कार्ड में से मुझे 4 कार्ड्स को चूज करना है, तो ये मेरे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे मेरे, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं। क्या ये कार्ड, सॉरी 5 सेलेक्ट करने हैं। क्या ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोल्व करके? चलूं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, चॉइस इज मेड बोल्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक बार होता है रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे और उन्हें कैसे टैकल करना है वो भी सीखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले होते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रिप्लेसमेंट हो रही है तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा है रिप्लेसमेंट है तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन को सोचेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 8 येलो, 7 ब्लू और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 8 7 15 और 6 टोटल 21 बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल निकाल ली मैंने। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर येलो नॉर ब्लैक। जो मैं एक बॉल चूज करूंगा इन 21 बॉल में से, वो ना तो येलो हो ना ब्लैक हो। तो आप कहें सर येलो भी ना हो ब्लैक भी ना हो तो क्या होगी, ब्लू होगी। ब्लू आने की फेवरेबल केसेस कितने होंगे, टोटल 21 बॉल में से कोई एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ब्लू 7 बॉल है तो 7 केसेस बनेंगे मेरे फेवरेबल। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 21, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड 6 पिंक बॉल हैं। टोटल कितनी बॉल हो गई, 10 बॉल हो गई। एक बॉल को मैंने निकाला,
और उसे सेम कलर की बॉल से रिप्लेस कर दिया, फिर मैंने दूसरी बॉल को चूज करा, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, दोनों की दोनों मुझे रेड बॉल मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहां पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो पहले मेरे पास क्या है, 10 बॉल है, जिसमें से मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक है, मुझे दोनों रेड बॉल चाहिए। तो पहले मैंने बॉल उठाई, एक 10 में से एक बॉल निकाली, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 4/10 होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जो बॉल निकाली थी वो वापस रख दी, तो अब मेरे पास फिर से क्या हो गई, 10 बॉल हो गई। अब 10 में से दोबारा जब मैं उठाऊंगा तो रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी की दूसरी भी रेड आ जाए, आप कहेंगे सर वो कितनी हो गई, फिर से 4, मेरे पास रेड बॉल है, टोटल 10 बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। मुझे क्या चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, पहली बॉल भी रेड बॉल चाहिए, दूसरी बॉल भी रेड बॉल चाहिए। तो मेरे पास पहली प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, मुझे दोनों चाहिए साथ में, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 4/25, 4/25। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? चलें क्या आगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 4 लाल और 6 पिंक बॉल हैं, एक बॉल को रिमूव करा और उसे पिंक बॉल से रिप्लेस कर दिया, फिर हमने दूसरी बॉल उठाई, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स और 2 पिंक बॉल्स। अच्छा सवाल है, या तो 2 रेड बॉल मिल जाए या फिर हमें क्या मिल जाए, 2 पिंक बॉल मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स की मैं बात करता हूं कि क्या होगी। मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल कितनी बॉल है, 6 और 4 10 बॉल हैं, ठीक। मैंने क्या करा, एक बॉल को हटाया और उसे पिंक बॉल से रिप्लेस करा। तो पहले मैं 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, मैंने माना कि मेरी पहली बॉल क्या आएगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 4 थी, टोटल 10 बॉल में से 4/10 मेरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है, पहली बॉल मेरी रेड निकल गई। अब मैंने क्या करा, अब जब रेड बॉल निकल चुकी है तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया पिंक बॉल से। अगर अब मैं रिप्लेस करूंगा पिंक बॉल से तो टोटल कितनी रेड बॉल है, एक रेड बॉल निकल चुकी, 3 रेड बॉल बची, और मेरे पास पिंक बॉल कितनी हो गई, 7। तो अगली बार मुझे दोबारा से रेड बॉल चाहिए, उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 3/10। तो मेरे पास 2 रेड बॉल आने की इस तरह के केस में प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, आप कहेंगे सर ये 12/100। अभी मैं आगे सोल्व करूंगा, इसे काट भी सकता था, अभी मैंने काटा नहीं। दूसरा केस क्या है मेरे पास, कहता है या तो ये मिल जाए या फिर मेरे दोनों पिंक बॉल मिल जाए। अगर और है तो प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 पिंक बॉल्स। तो मैं कहूंगा पहले बार मैंने क्या करा, बैग में हाथ डाला, पिंक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 पिंक बॉल हैं, टोटल बॉल्स हैं 10, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी पिंक बॉल निकलने की। अब मैंने पिंक बॉल निकाल ली, अब उसके बाद रिप्लेस किससे कर रहा हूं, रिप्लेस भी मैं पिंक बॉल से ही कर रहा हूं। तो फिर से मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक बॉल रहेंगी, तो मेरे पास दोबारा से पिंक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/10 ही होगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, ये आएगा 36/100, ये आ गया मेरे पास 48/100, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 12/25। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आगे चलता हूं, कहता है एक बैग के अंदर मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक बॉल्स हैं। कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जिसे लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ये समझ नहीं आ रहा, तो डिटेल्ड कोर्स से अगर आप ये देखेंगे, वहां पे एक एक चीज को बिल्कुल डीप में ले जाके समझाया है मैंने। ऐसा हो नहीं सकता कि वो सेशन देखने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझना है। यहाँ पे हम फिर भी एक स्पीड लेके चल रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पहले से भी है। एक बैग के अंदर 4 रेड और 6 पिंक बॉल हैं, 2 बॉल को मैंने रेंडमली सिलेक्ट किया, तो हमें बताना है 2 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं की गई। जब रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं की गई तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, आप या तो इसे ऐसा करेंगे कि मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक बॉल हैं, टोटल कितनी बॉल हो गई मेरे पास, 10 बॉल हो गई। मुझे क्या करना है, मुझे 2 रेड बॉल्स निकालनी है। तो पहले अगर मैं पहली बॉल निकाली मैंने, तो मान लो पहली बॉल मेरे पास आ गई रेड बॉल, ठीक है। तो पहली बॉल रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे 4, और टोटल आउटकम्स है मेरे पास 10।
अब मेरे पास अगली बॉल मुझे क्या निकालनी है, अगली बॉल भी मुझे क्या निकालनी है, रेड निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बात है, क्या आएगा रिजल्ट, आप कहेंगे सर जब मैंने एक रेड बॉल ऑलरेडी निकाल ली तो बैग में कितनी बॉल्स बची, 9 बॉल्स बची। इसमें रेड बॉल कितनी रहेंगी, मेरे पास 3 बॉल रहेंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर रेड बॉल वो होगा मेरे पास 3/9। आप सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहां से काटूंगा 3, यहां से काटूंगा 2 और 5, और मेरे पास आ जाएगा 2/15। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया आप सभी लोगों को? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो मैंने डायरेक्टली आपको इस तरीके से कर दिया, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट वाला केस ना हो तो मैं कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता हूं। इंडिपेंडेंट का मतलब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इवेंट इंडिपेंडेंट हुए, इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमसे पूछे कि ये केसेस इंडिपेंडेंट है, या तो दो रेड बॉल मिले या फिर ये मिले, जब और मिल गया तो आप प्लस करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? सौरभ अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अभी यहाँ पे इस पॉइंट में कंफ्यूज कर दोगे आप भी अगर मैं बोलूंगा, मतलब अब बाकी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे समझने में अगर मैंने यहाँ पे बताया इसे। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सबको बेसिक तरीके से समझ में आ गया ना। इसे मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, अगर रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं है, रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं है तो मैं कॉम्बिनेशन भी लगा सकता हूं। कॉम्बिनेशन लगाने का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल कितनी बॉल है, 10 बॉल है। मेरे पास कितनी बॉल है, 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल मुझे चुननी है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगी, टोटल 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल को चुनना, ये हो गई मेरी फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है, 10 बॉल में से मुझे 2 बॉल्स को चुनना। क्या डायरेक्टली इससे भी आंसर आ जाएगा, आप करके देखो। ये होगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां पे सोल्व करूंगा तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4/10 इंटू में 3/9। क्या देखो ये वही चीज है, 4/10 इंटू में 3/9, यही आ गया मेरे पास कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से भी। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2/15। क्लियर है क्या सभी लोगों को? ये बेसिक, ये कॉम्बिनेशन। रिप्लेसमेंट नहीं है तो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन लगाएंगे, आंसर आएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, बेसिक से कर पाना हर क्वेश्चन को इंपॉसिबल होगा, कॉम्बिनेशन ही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन कहता है मेरे पास कि एक बैग के अंदर 4 लाल, 5 येलो और 6 पिंक बॉल हैं, 2 बॉल को मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों में से कोई भी बॉल मेरी येलो ना हो, कोई भी बॉल येलो ना हो। तो आप कहेंगे सर येलो को अगर मैं हटा दूं, टोटल बॉल्स कितनी है, 15 बॉल्स हैं, ठीक है। येलो बॉल्स कितनी है मेरे पास, 5 है, तो रिमेनिंग बॉल्स कितनी है मेरे पास, 10, नॉट येलो बॉल। टोटल है मेरे पास 15। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, नॉट येलो हो मेरी दोनों की दोनों बॉल, तो 10 में से मुझे 2 चूज करनी है। टोटल केसेस कितने बनेंगे, मेरे पास 15 बॉल हैं, 15 में से 2 चूज करनी है, ये मेरा आंसर आ गया। सोल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 9 बनेगा, इधर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों जगह 2 फैक्टोरियल कटेगा ही मुझे पता है, तो ये आएगा 15 इंटू में 14। खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा। सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 आएगा, यहाँ पे 3 से आएगा, ये कटेगा 3 और यहाँ से कटेगा 7, 3/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलूं आगे। अगला क्वेश्चन, एक बैग के अंदर 5 रेड, 7 येलो और 3 पिंक बॉल हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक रेड आ जाए और 1 येलो आ जाए। अब देखो दोनों चाहिए मुझे, एक रेड और एक येलो, एंड है ना तो मल्टीप्लाई। अब मेरे पास एक रेड बॉल कैसे लूंगा, 5 में से एक चूज करनी है तो 5C1, एक येलो चाहिए, 7 में से एक चाहिए तो 7C1, दोनों चाहिए, मल्टीप्लाई, एंड है, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं, 7 और 3 10 और 5 15, 15 में से कितनी बॉल चूज करनी है, एक रेड और एक येलो, मतलब 2 बॉल चूज करनी है। सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ऊपर बचेगा 5 इंटू में 7 और नीचे बचेगा 15 इंटू में 14। तो यहां से काटूंगा 2, यहां से काटूंगा 3, और आंसर कितना आ गया, 1/6। क्लियर? और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी था, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी है ना, यहाँ पे तो 7 इंटू 5 डायरेक्ट आ रहा था, तो 2 पर जाएगा और मेरे पास आएगा 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर। चलें आगे। कहता है रोहित ने क्या करा, रेंडमली 2 मोबाइल चूज करे एक बैग में से, जिसमें 20 ब्लैक और 30 रेड मोबाइल हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है रोहित की कि दोनों मोबाइल मेरे डिफरेंट कलर्स के हों।
ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास? कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर दोनों डिफरेंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक मोबाइल तो मेरा ब्लैक कलर का मिल जाए और एक मोबाइल मेरा रेड कलर का मिल जाए, है ना? तो मैं कहूंगा 20C1 और एक, क्योंकि दोनों चाहिए मुझे मोबाइल, एक यहां से लिया एक दूसरा मैं करूंगा 30C1, एक मोबाइल यहां से मिला, दोनों मोबाइल मिल गए और मेरे पास कितने मोबाइल से 50 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने थे। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। तो ये आएगा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 49 और ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट होगी, आगे कुछ कटेगा, 5 से काटूंगा तो ये 4 कटेगा, 4 3 जा 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 49, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे जहां पे ऑर्डर आ जाए तो वहां पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, एक बैग के अंदर 5 रेड 7 येलो और 3 पिंक बॉल हैं। मैंने 2 बॉल को रैंडमली चूज करा एक के बाद एक। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी डेट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड बॉल इज येलो। पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल येलो हो। जब मुझसे पूछता कि भैया एक रेड और एक येलो, तो मैं कॉम्बिनेशन लगा देता। कॉम्बिनेशन लगाने का मतलब है, जब मैं कह रहा हूं रेड और येलो, मतलब 1 रेड एंड 1 येलो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या पहली रेड हो जाए और सेकंड मेरी येलो हो जाए, या फिर फर्स्ट वाली मेरी येलो हो जाए और दूसरे वाली मेरी क्या हो जाए, रेड हो जाए। ये दोनों केसेस को मैं इंक्लूड कर रहा था उस केस में जब मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर यहां पे ऑर्डर मैटर करे और ये कह दे कि भैया पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल मेरी क्या हो, येलो हो, तो इस केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर आधे केसेस बनेंगे, मेरे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अपनी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे 2 केसेस बन रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली फिर बेसिक से करो। अगर हमें ऑर्डर दे रखा है तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। मेरे पास टोटल कितनी बॉल हो गई, 5 और 7 12 और 3 15 बॉल हैं। पहली बॉल हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए। रेड कितनी है, 5। 15 में से 5 की फेवरेबल आउटकम है तो प्रोबेबिलिटी हो गई पहली बॉल रेड आने की ये। अब पहली बॉल अगर हमारी रेड आ गई तो सेकंड बॉल येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15 में से एक बॉल घट जाएगी, बची 14 बॉल। और मेरे पास येलो कितनी है, सेकंड येलो लेनी है। येलो तो अभी मेरे पास 7 की 7 बची हुई है क्योंकि रेड कम हुई है एक, तो ये, तो मेरा आंसर आएगा 1/3 1/2, प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 1/6। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो इस केस में मेरा आंसर आएगा 1/6। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं अगर आप, तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 1/3, जो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था जहां पे ऑर्डर नहीं दे रखा था हमें। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं था, रैंडमली मुझे एक रेड और येलो बॉल लेनी थी, तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी है 1/3, चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर इसमें कह दे पहली रेड हो और दूसरी येलो हो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा और क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को मैं बेसिक से करा दूं क्या? आई थिंक आपका डाउट तब ज्यादा क्लियर होगा जिसको अभी भी कंफ्यूजन है। जब मैंने ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करता तो कैसे करता, मुझे एक रेड चाहिए एक येलो चाहिए, किस तरीके से मिल सकती है मुझे? आप कहेंगे सर पहली बॉल मुझे रेड मिल ले लेते हैं, चलो। तो मेरा पहला केस क्या बनेगा कि फर्स्ट बॉल रेड हो और सेकंड बॉल क्या हो, मेरी येलो हो। एक केस ये बनेगा मेरे पास, फर्स्ट बॉल येलो हो सेकंड बॉल क्या हो, रेड हो। अगर फर्स्ट बॉल रेड है तो मेरे पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/15, और ये दूसरी बॉल येलो चाहिए तो येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, ये होगी 7/14। एक बॉल यहां से कम हो गई, येलो बॉल मेरे पास है 7। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मुझे एक येलो और एक रेड चाहिए कि पहले वाली जो मैं उठाऊं वो येलो उठ जाए और दूसरे वाली मैं जो उठाऊं बॉल वो रेड उठ जाए, तो पहले वाली अगर येलो उठी तो 7/15, और फिर अगर रेड, रेड कितनी थी मेरे पास 5, और कितनी बॉल बची मेरे पास 14। सोल्व करोगे आप देखेंगे ये और ये दोनों मेरा सेम ही आउटकम्स बनेंगे ओवरऑल। तो इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 1/6 मिलेगा, यहाँ पे 1/6 मिलेगा और आंसर आएगा 1/3। समझ आ गया सबको क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में? तो अगर सीक्वेंस दे रखा हो तो हम बेसिक से कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन होगा मेरा, सोल्व हो जाएगा। अगर सीक्वेंस नहीं दे रखा तो उस केस में हमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे कि हम गलती ना करें। क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, उसकी टेंशन मत लो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगले सवाल पे चलता हूं मैं। मेरे पास एक बैग है जिसमें 5 रेड 7 येलो और 3 पिंक बॉल हैं। 3 बॉल को मैंने रैंडमली चुक करा एक के बाद एक।
पहली बॉल मुझे रेड चाहिए, दूसरी येलो चाहिए और तीसरी क्या चाहिए, पिंक चाहिए। अगर एक के बाद एक के बाद एक मैं उठा रहा हूं और ऑर्डर दे रखा है, तो पहली बॉल रेड कब मिलेगी मुझे, जब मैं टोटल 15 बॉल में से इन पांचों में से कोई मिले। तो पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी है ये। पहली बॉल रेड मिल गई, अब मेरे पास कितनी बॉल बची, 14 बॉल बची। इन 14 बॉल में से येलो आने की प्रोबेबिलिटी, रेड उठी थी, रेड मेरे पास अब 4 है, येलो तो पूरी की पूरी 7 है, तो 7/14 होगी। अब मुझे येलो भी मिल गई, अब मेरे पास अगली थर्ड बॉल उठानी है जो पिंक होनी चाहिए। टोटल 3 पिंक बॉल है, पिंक बॉल तो मैंने छेड़ी नहीं। अब कितनी बॉल्स बची, 13 बॉल में से एक पिंक बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी ये है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरे पास क्या होगा, सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। जैसे ये तो मेरा 1/2 आ गया, ठीक है, ये 1/3 आ गया, और मेरे पास यहाँ से 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 1/26। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता 1 रेड 1 येलो एंड 1 पिंक, तो फिर क्या होता मेरे पास कुछ आंसर इसका, ऑर्डर मेंटर नहीं करता। अगर हमसे खाली पूछ लेता एक रेड बता दो, एक येलो बता दो और एक पिंक बता दो, ठीक है, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, तो उस केस में तो मेरे पास अगर बेसिक से करते तो बहुत ज्यादा केसेस बन जाते। उस केस में क्या करते, आप पहले एक केस बनाते कि पहली रेड हो, दूसरी येलो हो, तीसरी पिंक हो। फिर मेरे पास क्या हो, पहली रेड हो, दूसरी पिंक हो, तीसरी येलो हो। फिर मेरे पास पहले में आप येलो रखते, ऐसे करके केसेस बनते। टोटल आप देखते 6 केसेस बनते आपके इस तरीके से करते तो। और डायरेक्ट अगर मैं करता तो मैं फॉर्मूला लगा देता, मैं कहता 5C1 है मेरे पास, यहाँ पे 7C1 है और यहाँ पे मेरे पास 3C1 है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है, 3 बॉल चूज करनी है, कितने में से, 15 में से 15C3 है। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ऑल्दो आप बेसिक से भी सिर्फ एक केस निकालते और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते, वो अलग चीज है, ठीक है, वो डिटेल में हम कभी देखेंगे, ठीक है, डिटेल कोर्स में बताया था, अभी उसमें डीप में जाने का मतलब नहीं है। बेसिक से करो अगर सीक्वेंस में दे रखा है, वरना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगला सवाल, मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें 4 आदमी, 3 औरतें और 2 लोग हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक मैन सेलेक्ट हो जाए, एटलीस्ट एक मैन सेलेक्ट हो। अगर एटलीस्ट एक मैन वाला बताना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तो या तो ये करूंगा एक मैन निकले, फिर 2 मैन निकले, फिर हमारे पास वैसे करें, या फिर मैं वो केस करूं कि भैया एक भी आदमी सिलेक्ट ना हो, टोटल आउटकम में से वो घटा दूं। तो कैसे सोल्व करेंगे, टोटल मेरे पास 7 लोग हैं, कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये टोटल आउटकम्स हो गया। टोटल आउटकम में से अगर मैं वो वाले आउटकम घटा दूं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पास वो आउटकम आ जाएंगे जो मुझे चाहिए। तो हमसे कहा है एटलीस्ट 1 मैन सिलेक्टेड, अगर एटलीस्ट 1 मैन सिलेक्टेड चाहिए तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी नो मैन सिलेक्टेड वाला, मैं इसमें से घटा दूंगा। नो मैन सिलेक्टेड का मतलब क्या है कि मेरे पास जो 2 लोग सिलेक्ट किए गए दोनों की दोनों वुमन आ जाए, मतलब 3C2। या तो ऐसे करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करता, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये होता कि मैं कहता यहाँ पे कितने आदमी है मेरे पास, 4 आदमी है, एक आदमी सिलेक्ट हो जाए और मेरे पास क्या हो जाए, एक औरत सिलेक्ट हो जाए। या फिर मेरे पास क्या हो जाए, दोनों के दोनों आदमी सिलेक्ट हो जाएं और औरत एक भी सिलेक्ट ना हो, डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल कितने केसेस हैं, 7C2, 7 लोगों में से 2 को सिलेक्ट करना था। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर अपना निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक आदमी को सिलेक्ट करा, यहाँ पे दोनों आदमी को, एटलीस्ट 1 मैन के रखा था, तो या तो एक आदमी या फिर दोनों आदमी। जब एक आदमी सिलेक्ट होगा तो उसके साथ एक वुमेन भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये वाला 3C1 भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू में 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 6, ये आएगा मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू में 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, 12 और 6 18, 2 जा 36 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6/7। इसे बेसिक से यहाँ पे करेंगे तो आप कहेंगे सर इसे सोल्व करूंगा तो 1 आएगा, 3C2 को सोल्व करूंगा 3 आएगा, ये आएगा मेरे पास 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सोल्व करूंगा, ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस 1/7, ये आएगा 6/7। दोनों तरीके से किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है एक क्लास है जिसमें 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं,
तीन लोगों को सिलेक्ट करना है, एक लड़की होनी चाहिए और दो लड़के होने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप कहेंगे सर 10 लड़कियों में से मुझे एक लड़की चूज करनी है और दो लड़के चूज करने हैं, तीनों लोग चाहिए ना साथ में, तो मल्टीप्लाई। तो मेरे पास दो, क्या कहते हैं, लड़के कितने हैं? 15, 15 में से दो लड़के चूज करने हैं, टोटल मेरे पास 15 और 10 25 लोग हैं, 25 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला सवाल, एक बैग के अंदर 6 लाल 5 ग्रीन और 4 येलो बॉल हैं, दो बॉल को हमने रैंडमली सिलेक्ट करा, एक के बाद एक विदाउट रिपीटिशन। कहता है एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन, कम से कम मेरे पास एक बॉल ग्रीन हो। तो कैसे करेंगे? मैं वन में से वो प्रोबेबिलिटी घटा दूंगा कि एक भी बॉल मुझे ग्रीन ना मिले। तो टोटल 6 रेड हैं और 4 येलो हैं, 10 बॉल हैं। दोनों बॉल जो मुझे चूज करनी है इन 10 में से सिलेक्ट कर लेंगे, और टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? 15, 15 में से 2 सिलेक्ट। ये मेरा इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे देगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास C2 है, दोनों जगह 2 फैक्टोरियल कटेगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 आएगा और यहाँ पे 15 इंटू मेरे पास 14 आएगा। सोल्व कर लेंगे, ये 3, ये 2, ये 7, 4/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2019 के अंदर। जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ ये या तो आईबीपीएस में पूछे गए हैं या एनटीपीसी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से भी बनाए कि एग्जाम में पूछ सकता है इतना, कुछ एनसीईआरटी से लिए गए हैं सवाल। कहता है क्योंकि एसएससी में तो प्रोबेबिलिटी अभी तक आता नहीं था सीजीएल के अंदर या किसी भी एग्जाम में, एसएससी के पहली बार प्रोबेबिलिटी आ रहा है। 5 सेल्समैन है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, एक कंपनी के। इनमें से हमें ना 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है कंपनी की तरफ से जो इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस में जाएं। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए सिलेक्ट हो जाए, उनमें उन 3 लोगों में ए हो। 5 लोग दे रखे हैं, 5 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताने की उन 3 लोगों में ए जरूर होगा। तो कैसे करेंगे आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, 3 स्पेसिस हैं, 5 लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई। बेसिक डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पहले मैं कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पे ए को भेजना ही भेजना है, पहले तो आप टोटल केसेस बताओ कि कितने बनेंगे। 5 में से मुझे 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होगी 5C3। अब मुझे जब यहाँ पे ए को फिक्स करना है, ए को तो भैया जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे बचे 2 जगह, यहाँ पे 5 बचे हुए 4 में से कोई भी 2 लोग चले जाए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आएगा 4C2। मैंने ए को तो फिक्स कर दिया कि भैया ए तो मेरे पास एक पर्सन था, तो एक पर्सन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो 1C1 इंटू में अब मेरे पास क्या बचा, बचे 4 लोग, 4 में से कोई भी 2 को आप ले जाओ अपने साथ। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये आएगा मेरे पास 1C1 तो 1 ही हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 डेट इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3/5 मेरा आंसर आएगा। ये हो गया कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट के साथ मैंने ये करा। इसे आप बेसिक से डायरेक्टली भी सोच सकते थे, भैया 5 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इन तीनों में से ही तो एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं मुझे, और ए क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है, हमें 5 लोगों की टीम बनानी है, तो क्या चांसेस है कि उसमें आप सिलेक्ट होगे? आप कहेंगे सर कोई भी रैंडमली 5 लोगों को चूज किया जाएगा 10 लोगों में से, तो 5/10 आपके चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। डायरेक्टली कह सकते हैं। बाकी अगर कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट के साथ आप चलेंगे तो ये मेरा कंसेप्ट बनता है पूरा का पूरा। विक्रांत 310 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा। देखो विक्रांत, इस टाइम पे आप बस जो आपने पढ़ रखा है, नया मॉक वगैरह कुछ मत दो। 310 अच्छा स्कोर है, आप सिलेक्शन तक बहुत करीब हैं, आप सिलेक्शन तो ले ही लेंगे और अच्छी 4600 ग्रेड पे भी ले सकते हैं। आप क्या करें, बस अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और मॉक ऑल्टरनेटिव डेज पे देते रहें, या डेली बेसिस पे देना चाहें तो रेलिवेंट मॉक दें, लेकिन ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने के पीछे भी मत भागें, ठीक है, आप अच्छा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब कोई भी क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का यहाँ पे पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपको ज्यादा केसेस नहीं कराए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या बना सकता है अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे पूछने पाया एग्जामिनर। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे सच डेट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। सारे के सारे वोवल्स एक साथ आ जाएं
प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। जो लोग नए हैं, जो पहली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ ना आए तो बस इसे स्किप करके आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर फिर रीड करोगे, इतना टाइम आपके पास अभी एग्जाम में नहीं है, मेंस एग्जाम में। अगर आपके पास कभी फ्री टाइम मिले तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं अभी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है, ट्यूसडे है, कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसे यूज करके, इन लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड बनाना है। अगर मुझे वर्ड बनाना है तो हमें क्या कहा गया है कि सारे के सारे वोवल्स क्या हैं, एक साथ आएंगे। कितने वोवल्स हैं मेरे पास, इसके अंदर यू है, ई है और ए है, तो 3 वोवल्स एक साथ रखने हैं। मैंने कहा मेरे पास ई यू एंड ए, ये तीनों को मैंने एक साथ रख दिया, एक स्पेस के अंदर ये डाल दिया, बाकी के 4 वोवल्स कहीं भी आते रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कहीं भी 3 तो ये आ गए, और बाकी मेरे पास मान लो यहाँ पे टी आ गया, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया एस, यहाँ पे रख दिया डी और यहाँ पे रख दिया वाई। अब कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे, ये तीनों साथ में रखने हैं हमें, और ये 4 ही हो गए, ये 5 चीजें बन रही हैं। क्या ये आपस में एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, 5 लेटर्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन को मैंने एक मान लिया, 5 ही स्पेसिस हैं, तो कितने केसेस बनेंगे आप ये बताओ। अगर मैं टी को यहां पे ले जाऊं तो अलग वर्ड बनेगा, एस को यहां पे ले जाऊं अलग बनेगा, डी को यहां पे ले जाऊं अलग बनेगा। तो यहां पे कॉम्बिनेशन ना यूज होकर परम्यूटेशन बनेगा, क्योंकि इनकी पोजीशन मैटर करेगी। जैसे ही मैं किसी की भी इनमें पोजीशन चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अलग वर्ड बनेगा, ठीक। तो मेरे पास कितने केसेस हैं, आप कहेंगे सर मेरे पास 5 लेटर्स हैं, और स्पेसिस भी मेरे पास कितने हैं, क्योंकि 5 है, क्योंकि इन तीनों को साथ में रखना है। तो कितने केसेस बने मेरे पास केसेस बनेंगे 5 फैक्टोरियल, या फिर 5p5 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा, ठीक। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान दें, ई यू और ए मुझे साथ में तो रखना है, लेकिन क्या ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। अगर मेरे पास ए पहले आ गया, यू फिर ई आ गया, ये अलग बनेगा। मेरे पास यू पहले आ गया, ए ई, ये अलग बनेगा। ऐसे ये भी तो केसेस बनेंगे। तो ये तीनों भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये 5 लेटर्स मैंने माने, 5 पोजीशन चेंज कर रहे थे तो 5 फैक्टोरियल, ये तीनों भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास और कितना केसेस बनेगा, मुझे इसमें 3 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी फेवरेबल आउटकम्स होंगी 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इतने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें मेरे सारे के सारे वोवल्स क्या होंगे, एक साथ होंगे। ये हो गई मेरी फेवरेबल आउटकम्स। अब मैं टोटल आउटकम्स की बात करता हूं। टोटल आउटकम्स मेरे पास क्या बन सकती हैं, तो आप कहेंगे सर कितने वर्ड्स बन सकते हैं। आप ई ए यू कहीं भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे यूनिक है ना मेरे पास, 1 2 3 4 सारे के सारे मेरे पास यूनिक करेक्टर्स हैं। अगर यूनिक करेक्टर्स हैं तो कोई रिपीटेशन नहीं है, तो उसके ये मैं कहूंगा मेरे पास 8 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 हैं, 3 और 4 7, मेरे पास टोटल 7 स्पेसिस हैं, 7 ही जगह है जहां पे मुझे ये रोटेशन करेंगे या घूमेंगे, आगे पीछे जाएंगे। तो 7p7 टोटल फैक्टोरियल होगा मेरे पास 7 फैक्टोरियल। ये मेरी होंगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो क्या होगी, 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, और आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 6, 5 फैक्टोरियल कटेगा तो 1/7। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया। कितने मार्क्स लाने हैं तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं 90% अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है 90% चांसेस है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा प्रोबेबिलिटी का, इसमें खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या इस पे, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करा दूं। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड ले लेते हैं। मान लो मैं वर्ड ले लेता हूं इवनिंग, ठीक है। इसे रीअरेंज करके हम नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे ऑल वोवल्स कम टुगेदर। अब ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं इसमें जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, लेकिन अभी उस पर जाने का मतलब नहीं है। चांसेस है कि एग्जामिनर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे।
वरना हर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी में डाला जा सकता है। कैसे करेंगे हम आप कहेंगे सर अगर सारे के सारे वोवल्स को साथ रखना है, कितने वोवल्स है मेरे पास, ई है और आई है। क्या है, ई है और आई है। ये एक बन जाएगा मेरे पास, साथ में रखना है तो। और मेरे पास बचा क्या, वी है, एन है और जी है। चार स्पेसिस मेरे किसके लिए है, वी, एन और के लिए। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आएंगी? आप कहेंगे सर 5 जगह है मेरे पास, 5 करेक्टर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल। फिर मैं यहां पे कहूंगा साथ के साथ, देखो ये n और n क्या होगा, रिपीट कर रहा है। अगर ये n की जगह t होता तो मेरे 5 फैक्टोरियल केसेस बनते, लेकिन यहां पे मेरे पास क्या है, एक लेटर जो है रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो ये वाला n यहां पे हो या ये वाला n यहां पे हो, मेरे पास क्या होगा, सेम वर्ड बनेंगे। तो 2 फैक्टोरियल केसेस मेरे कम बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 फैक्टोरियल मेरे केसेस कम बनेंगे। तो इसकी वजह से जो मेरे केसेस बने वो इतने बने। ठीक है, इसके बाद ई आई, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कितने केसेस बनने चाहिए, 3 लेटर्स हैं, 3 प्लेसेस पे मूव करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। साथ में अब यहाँ पे ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो कुछ केसेस मेरे एलिमिनेट होंगे। जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गई मेरी फेवरेबल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम मेरी क्या होगी, आप कहेंगे सर मेरे पास इवनिंग में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल। कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, ई 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और एन 2 बार रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? इसे सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बचेगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मेरे पास बचेगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे, अगेन मेरा 1/7 ही आंसर आया पिछले क्वेश्चन से। ठीक है, कैलकुलेशन देखो सेकंड्स लगते हैं कैलकुलेशन करने में, देख के घबराना नहीं है ये कैसे सोल्व करेंगे। चलूं आगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी हो। ठीक है, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, अपने कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है। दो सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगा। कहता है एक बैग है जिसके अंदर 60 पेन है, 27 ब्लू पेन्स हैं, कुछ ब्लैक हैं और कुछ रेड पेन है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, 60 तो मेरे पास टोटल पेन है, जिसमें 27 तो मेरे पास है ब्लू पेन, और आगे कहता है कुछ ब्लैक पेन है और कुछ मेरे पास रेड पेन है। 2 पेन्स को मैंने पिक कर लिया फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पेन बीइंग ब्लू एंड द सेकंड पेन बीइंग ब्लैक इज इतनी। मैंने 2 पेन चूज करे, पहले पेन के ब्लू और सेकंड पेन मेरा ब्लैक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/59। तो हमें बताना है रेड पेन कितने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, टोटल 60 पेन है, हमें पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू पेन आने की। टोटल ब्लू पेन कितने हैं, 27। तो पहला पेन ब्लू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 27/60 होगी। अब मैंने एक पेन ले लिया, रिप्लेसमेंट तो करी नहीं, कितने पेन बचे मेरे पास, 59। आगे कहता है सेकंड पेन जो है मेरा वो है ब्लैक, ब्लैक कितने हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा ब्लैक पेन मान लेते हैं, मेरे पास बी है। ठीक है, तो ब्लैक बाय 59, ये मेरी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 9/59 दे रखा है। मुझसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स बताने हैं। सोल्व कर लो, 59 से 59 एलिमिनेट होगा, 9 से काटूंगा ये आएगा 3, 3 से काटूंगा 20, और ब्लू पेन आ जाएंगे मेरे पास 20। अगर सॉरी ब्लैक पेन आ जाएंगे 20। अगर ब्लैक पेन यहाँ पे आ गए 20, तो 20 + 27 47, तो मेरे पास रेड पेन कितने आएंगे, 47 घटा दिया इसमें से तो बचेगा 13। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है एक बैग है, उसके अंदर 8 रेड है, x ग्रीन है और 6 येलो बॉल हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8 + x + 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग ए इज 3/5। एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन है मेरे पास यहाँ पे x है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 + x + 6 दैट इज 14 + x। सोल्व करके मैं x का मान बता सकता हूँ। ठीक है,
सोल्व करेंगे आप यहाँ पे, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 5x 3x 2x बचेगा, और ये मेरे पास 14 42, x का मान आ गया 21। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली बोल्स आ गई 21। जितना दे रखा है मैंने सोल्व करते हुए चला, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। इन बैग बी देयर आर x माइनस 3 रेड बॉल्स, ये बैग ए की बात चल रही थी। बैग बी की बात करूंगा, उसके अंदर रेड बॉल है x माइनस 3, तो 18 तो मेरे पास क्या हो गई, रेड बॉल हो गई। x माइनस 9 तो मतलब 12 मेरे पास क्या हो गई, ग्रीन बॉल्स हो गई, और 6 येलो बॉल्स हो गई। हमसे कहता है दो बॉल इसमें से निकाली मैंने, तो दोनों बॉल रेड हो जाएं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर दो बॉल निकालता हूं तो टोटल रेड 18 बॉल्स हैं, 18 में से दो निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर, 36 है, 36 में से दो निकालने, क्या आंसर आएगा आप देखेंगे यहाँ पे 18 इंटू 17 आएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 36 इंटू 35 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये आ गया मेरे पास 17/17। चलें आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया, हमारी क्लास काफी लंबी चली गई अभी तक, है ना, 2 घंटे होने वाले हैं, 2.5 घंटे की जाएगी लग रहा है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड सवाल अगर आए तो हम कैसे करेंगे, जैसे एनटीपीसी में बहुत अच्छे अच्छे सवाल प्रोबेबिलिटी के मिले मुझे, ठीक है, जनरली आईबीपीएस में भी नहीं पूछा ऐसे सवाल तो जितने एनटीपीसी में आए थे। क्वेश्चन है ये मेरे पास, कहता है दो इंटीजर आर सेलेक्टेड आर रैंडम फ्रॉम अ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ द इंटीजर्स इज इवन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ओड। मेरे पास क्या है, 11 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से मैंने कोई भी दो नंबर रैंडमली चूज करे। जब मैं दोनों रैंडमली चूज करूंगा ना तो ये नहीं होगा कि एक नंबर 5 को उठाया दूसरा नंबर भी मैंने 5 मान लिया, ऐसा नहीं होता। तो मतलब अगर दो नंबर चूज करूंगा तो दोनों यूनिक नंबर्स होंगे, मतलब एक उठा लिया मैंने तो बचे हुए में से फिर दूसरा नंबर मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कंसेप्ट, याद रखेंगे इस चीज को। दोनों नंबर्स का सम क्या है, इवन है। जब मैंने उठाया तो मेरे पास दोनों नंबर का जो सम आया ना, दो नंबर उठाए मैंने, वो दोनों इवन आए। इवन कैसे आ सकता है, आप कहेंगे सर पहला नंबर मेरा क्या हो, ओड हो, दूसरा नंबर मेरा ओड हो, तो क्या रिजल्ट बनेगा, इवन। पहला ओड हो दूसरा इवन हो तो रिजल्ट क्या बनता है, ओड। पहला इवन हो दूसरा ओड हो तो रिजल्ट क्या बनता है, ओड। और पहला इवन हो दूसरा इवन हो तो मेरे पास रिजल्ट बनता है इवन। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो सम है दोनों इंटीजर्स का वो मेरे पास क्या है, इवन है। तो इवन किस किस केस में आएगा, या तो मेरे पास दोनों के दोनों मैंने नंबर ओड उठा लिए, या दोनों के दोनों नंबर मैंने इवन उठा लिए, तो ये आया। तो ये हरा इवेंट हो चुका है कि जो रिजल्ट आया वो इवन ही आया है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन इवन वाले केस में कि दोनों नंबर ओड थे। तो मुझे क्या बताना है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों नंबर जो मैंने उठाए ओड प्लस ओड उठाए, किसमें से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इवन कब आएगा, जब या तो दोनों ओड हो या फिर मेरे पास दोनों के दोनों मेरे पास क्या हो, इवन हो। क्या ये चीज क्लियर कर गई, ये मेरी फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये मेरी टोटल आउटकम्स हैं। इसे मैं एफ प्रोबेबिलिटी ना लिखते हुए इवेंट लिखना चाहिए मुझे। इवेंट ओड प्लस ओड वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताने किससे, इवेंट ऑफ ओड प्लस ओड और इवेंट ऑफ इवन प्लस इवन। तो टोटल आउटकम्स ओड प्लस ओड वाली कैसे होंगी, आप कहेंगे सर यहां से मेरे पास ओड नंबर कितने हैं, मेरे पास इसके अंदर 6 ओड नंबर हैं और मेरे पास 5 इवन नंबर हैं। अगर मुझे दोनों ओड उठाने हैं तो मैं कहूंगा पहला मैंने ओड उठाया तो 5/11 ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरा नंबर भी ओड उठाना है। अब मैंने एक ओड उठा लिया तो कितने ओड बचे, सॉरी 6, एक हटा दिया तो 5 ओड बचेंगे। अब नंबर कितने बचे मेरे पास टोटल, 11 में से एक उड़ गया 10 बचा। अब यहाँ पे इवेंट ऑफ ओड क्या होगा मेरे पास, 6/11 और यहाँ पे मेरे पास 5/11, 5/10, दोनों इवन उठे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे पास यहाँ पे दोनों इवन उठाने हैं तो 5 इवन थे 11 में से, और अगर एक इवन उठ गया तो 4 बचेंगे, यहाँ पे आएगा 10। ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सोल्व करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। मेरे पास ये वाले टोटल क्या बनेगा यहाँ पे, आप कहेंगे सर ये 11 × 10, 11 × 10 सब जगह कॉमन आएगा जो कट जाएगा, 6 इंटू में 5 ऊपर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 6 × 5 क्या है 30, और यहाँ पे मेरे पास है 30 + 20।
तो 3/5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें क्या आगे? डिटेल्ड कोर्स में मैंने सारे कराए हैं दिव्यांश, डिटेल्ड कोर्स से ही मैंने कौन से क्वेश्चंस उठाए हैं ये सारे के सारे। यूनिक क्वेश्चंस नहीं बनाए इसके लिए, क्योंकि फिर डबल डबल मेहनत हो जाती है आपकी। सारा का सारा मैंने डिटेल्ड कोर्स से उठाया है। क्लियर है क्या सभी लोग को? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड प्लस ओड वाला केस, और यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड प्लस ओड और या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस इवन वाला केस, तो इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। सर्कुलर अरेंजमेंट, इसका कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझेंगे, एनटीपीसी में भी सवाल आया है। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है, मान लो मेरे पास कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे पास क्या लोग हैं, मेरे पास 3 लोग हैं। कितने तरीके से उन्हें मैं सर्कल में बिठा सकता हूं? आप कहेंगे सर एक पर्सन को मैंने यहां पे बिठा दिया, चलो मैंने ए को पहले यहां पे बिठा दिया, मैंने बी को यहां पे बिठा दिया, और मैंने सी को क्या करा, यहां पे बिठा दिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीकों से मैं इन्हें यहां पे बिठा सकता हूं, हमें ये बताना है। जब भी हम ये देखेंगे कि कितने तरीकों से मैं इन्हें बिठा सकता हूं इस अरेंजमेंट के अंदर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी भी आ सकता था, यहाँ पे सी भी आ सकता था, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी भी आ सकता था, ए भी आ सकता था, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए भी आ सकता था और बी भी आ सकता था, है ना। तो ये मेरे पास केसेस बनते हैं कि एक एक करके मैं सारे केसेस निकालूं। लेकिन आप ध्यान देंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट में मेरे पास ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। तो मैं एक पॉइंट को अपना रेफरेंस मान के चलता हूं, एक पॉइंट को अपना रेफरेंस मान के चलता हूं। तो मैं मान लेता हूं, चलो मैंने ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये मेरा रेफरेंस। कहीं ना कहीं से तो मैं देखना स्टार्ट करूंगा ना, कहीं ना कहीं से तो मैं देखना स्टार्ट करूंगा इस पूरे अरेंजमेंट को कि कैसे चल रहा है। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ए को, तो अब मेरे पास ये फिक्स हो गया, इन दोनों की मूवमेंट होगी। मेरे पास 2 पर्सन है, 2 प्लेसेस हैं, कितने तरीके से मूव कर सकते हैं? आप कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, तो मेरे पास 2 इंटू में 1, मेरे पास 2 मूवमेंट होगी। अगर 3 लोगों को मैं सर्कुलर अरेंजमेंट बैठाता हूं तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे? मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, एक की पोजीशन को हम हमेशा फिक्स करते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे n लोगों को बिठा देता एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे जिसमें मूवमेंट हो सकती है? वो बनती है मेरे पास n-1 फैक्टोरियल। क्या ये चीज क्लियर है? ये याद रह जाएगी तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज नहीं। समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो फिलहाल इसे याद रख लो, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर एक को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिस जहां से मैं सब कुछ देखूंगा कि कितने केसेस बनेंगे। तो एक पॉइंट को मैंने फिक्स करा, तो मूवमेंट किसकी होगी? बी और सी की होगी। चलूं आगे? तो अगर n लोगों को मुझे सर्कल में बिठाना है तो कितने तरीकों से बिठा सकता हूं मैं उन्हें n-1 फैक्टोरियल से। अगर n लोगों को मुझे यहां पे बिठाना होता तो मेरे पास कितने तरीकों से बिठाता मैं? आप कहते सर इस केस में n फैक्टोरियल तरीकों से बिठाते हैं। देखो, नॉर्मल केस में बिठाने में और सर्कुलर केस में बिठाने में फर्क ये होता है, इस चीज को आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, चलो 5 लोग अगर मैं ले लेता हूँ, पोजीशन 4 है, पोजीशन 5 है। अब मैं यहाँ पे करूंगा, 5 लोगों को बिठा दिया, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 और पोजीशन 5, ठीक है। तो रेफरेंस हम कहीं ना कहीं से तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, और एक पॉइंट हमारा वहां पे क्या हो जाता है, हम उसे फिक्स मान के चलते हैं और हम कहते हैं ये पॉइंट फिक्स रहेगा, इससे हम मूवमेंट देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हम एक सीक्वेंस ऐसे देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने लिखा ये ए, ये लिखा बी और ये लिखा मैंने सी, ठीक है। मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ए बी सी दिख रहा है। अगर मैं ए को इधर ले जाऊं, ये बी रखूं और ये सी रखूं, मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं, तो ये तो फिर से ए बी सी आ गया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे लिए क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जैसे ही मैंने अपना नजरिया बदला तो एक को हम फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। इसे मान के चल लो और क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं। इस पर ज्यादा मैं अब स्टक नहीं होऊंगा। क्लियर है क्या? जबकि यहाँ पे अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो मुझे दिख रही है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर्कल में कोई ऐसी पोजीशन फिक्स नहीं होती, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो हम एक को रेफरेंस मान के देखते हैं और इसी से हमें देखूंगा कि ये फिक्स पोजीशन है फर्स्ट, ये फिक्स पोजीशन हो गई, ये मेरी आगे की पोजीशंस होंगी। क्वेश्चन है मेरे पास ये,
9 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर ऑलवेज सिटिंग टुगेदर। 9 लोग मेरे क्या हैं, एक सर्कुलर पाथ के अंदर खड़े हैं, तो 2 हमेशा साथ में रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 लोगों को साथ में रखना है, बाकी मेरे पास 7 लोग क्या आएंगे, बाकी कहीं बैठेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर दो, देखो दोनों के दोनों लोगों को मुझे साथ में रखना है, तो इन दोनों की पोजीशन तो क्या कर दी मैंने, फिक्स कर दी। ठीक है, इन्हीं के रेफरेंस से मैं क्या करूंगा, बाकी सब चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। तो कितने केसेस बनेंगे मेरे पास? आप कहेंगे सर ये 7 लोग अपनी पोजीशन कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स है, तो मेरे पास 7 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं, ये 2 लोग भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये दोनों लोग भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल केसेस मेरे पास और बनेंगे। ये हो गई मेरी फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? आप कहेंगे सर मेरे पास कितने लोग थे? टोटल मेरे पास क्या थे, 9 लोग थे। तो जब 9 लोग हैं, तो एक पर्सन की पोजीशन हम फिक्स करते हैं, बाकी के 8 लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो 9 माइनस 1 डेट इज 8 फैक्टोरियल, यहां पे मैं 8 फैक्टोरियल कर दूंगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 8, और यहां पे बचेगा 2, 1/4। याद रख लेना एग्जाम के लिए, अभी ज्यादा इसमें डीप में मत जाओ। अगर 2 पोजीशन रखी तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं, आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 फैक्टोरियल केसेस और बढ़ेंगे। 3 लोग होते मान लो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता। मान लो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जिसके अंदर मुझे 12 लोगों को बैठाना है। ठीक है, 4 पर्सन क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। हमें यह रखना है कि 4 पर्सन ऑलवेज टुगेदर। तो वो वाला केस हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर चारों पर्सन को एक साथ बिठा दिया, तो ये चारों पर्सन मेरा एक पॉइंट बनेगा, और बाकी के कितने लोग मूव करेंगे, 12 में से 4 घटाओ, 8 लोग मूव करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ये 4 पर्सन आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में भी रोटेशन करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे कितने केसेस हैं टोटल, टोटल 12 लोग थे, 12 माइनस 1 डेट इज 11 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कहता है 12%, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन मैंने बना दिया, 12% सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी कि 3 पर्टिकुलर पर्सन साथ में बैठेंगे, तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले तो 12 में से 3 को फिक्स कर दिया मैंने, तो बचे मेरे पास कितने, 9। तो 9 फैक्टोरियल, 9 लोग मूवमेंट करेंगे, 3 आपस में रोटेशन कर सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल, 12 है तो 12 माइनस 1, 11 फैक्टोरियल। दिस इज माई आंसर। सोल्व करके आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा मेरे पास 6 अपॉन में 110, 3 अपॉन में 55। आरआरबी एनटीपीसी का एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। कहता है कि मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, पेरीमीटर पे एक सर्कल के यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स हैं किसके, कि वो एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, तो डायमीटर बना दिया ए और बी। तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं 10 पॉइंट्स, तो आप कहेंगे सर 4 पॉइंट में इधर होंगे और 4 पॉइंट इधर होंगे, टोटल 10 पॉइंट हो गए ना मेरे पास, यूनिफॉर्मली मैंने फैला दिया। इफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड यूजिंग थ्री ऑफ दीज पॉइंट्स इज चूजन एट रैंडम, इसमें से मैंने कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट्स को चूज करा, 3 पॉइंट्स को क्या करा, रैंडमली चूज करा, और उससे ट्राइंगल बनेगा। कोई भी 3 पॉइंट आप चूज कर लोगे, उन्हें ज्वाइन करते ही आपके पास ट्राइंगल बनेगा, जैसे कि मैंने ये 3 ज्वाइन कर लिया, ट्राइंगल बन गया। ये 3 ज्वाइन कर लूंगा तो भी ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो मैंने 3 पॉइंट ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाइक कंप्लीटली ऑन वन साइड ऑफ ए बी, ये ए बी के कंप्लीटली एक साइड पे रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो ए बी के इस साइड पे रहे या फिर ए बी के इस साइड पे रहे। कहता है कि ए बी भी इंक्लूडेड है, ए बी भी इंक्लूडेड है। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ए बी के इस साइड कितने पॉइंट्स हैं, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, ए बी इंक्लूडेड है, और 4 ये हो गए। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट है। ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। तो इतने ट्राइंगल तो मेरे इस साइड बनेंगे, इस साइड बनाने हो तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे ही 6 इधर होंगे, ए बी को मिला के 4 और है, 6, 3 चाहिए, तो इतने इतने ट्राइंगल मैं बना सकता हूँ, इतने इधर बनेंगे, इतने इधर बनेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे,
तो अगर 3 पॉइंट को चूज करके मुझे ट्राइंगल बनाने तो 10 पॉइंट है, 10 में से 3 चूज करने हैं। आंसर आ गया मेरे पास। 2 इंटू 6 ही 3 करूंगा तो 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे आएगा मेरे पास 10 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। आगे 5 दूनी 10, 10 कटेगा, 5 चौक 24, 4 से काटूंगा 2, काट दूं यहीं पे। 1/3। चलिए आगे। स्टैटिस्टिक्स की यार वो डिटेल्ड कोर्स में करा रखा अभी, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम आखिरी क्लास रखें, अब आपका एग्जाम भी आ गया है, ठीक है। ज़्यादा मैं क्लासेस लूंगा, आप एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाओगे, फायदा नहीं है। अभी आपको सब कुछ करा रखा मैंने डिटेल्ड कोर्स में, आप एक बार वहीं से रिवाइज करें। और ये हम कोशिश करेंगे कि ये हमारी बस आखिरी क्लास हो आज, इसके बाद मेंस के बाद ही क्लासेस होंगी, जो भी होगी मेंस तक हम और क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आ गया, अब क्लास लोगे आप रिवाइज करोगे। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है A speaks the truth in 75% of the cases and B speaks the truth in 80% of the cases. Find the probability of cases they are likely to both tell truth, both lies. A tells truth, A tells the truth but B tells the lie. ठीक है, ए स्पेलिंग एरर्स हैं सारे, सही कर लेना। बी सच बोले, ए झूठ बोले, ये सारे कुछ केसेस बना रखे हैं, कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखो, कहता है ए सच बोलता है 75% केसेस में, तो ए की अगर मैं बात करूं तो ट्रूथ कितनी बार बोलेगा, 75% का मतलब 3/4 केसेस में, 3/4 केसेस में क्या बोलेगा, ए सच बोलेगा। तो झूठ कितने केसेस में बोलेगा, 1/4 केसेस में बोलेगा। कहता है बी क्या करता है, बी 80% केसेस में सच बोलता है, और झूठ कितने में बोलेगा, बचे हुए केसेस में, मतलब 1/5 केसेस में। अब हमें ये सारी प्रोबेबिलिटी बतानी। कहता है दोनों क्या बोले, सच बोले। अगर दोनों सच बोलेंगे तो ए क्या होगा, 3/4 केसेस में सच बोलता है, बी 4/5 केसेस में सच बोलता है। तो कितने केसेस में ये दोनों के दोनों सच बोलेंगे, 3/5 केसेस में। क्या ये चीज क्लियर हो गई। फिर कहता है दोनों के दोनों झूठ बोले। दोनों के दोनों झूठ कब बोलेंगे, आप कहेंगे सर ए 1/4 केस में झूठ बोलता है और बी मेरे पास 1/5 केस में झूठ बोलता है, तो 1/20 केस में दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे। फिर कहता है ए सच बोलेगा बट बी झूठ बोलेगा। अगर ए को सच बुलाना है तो 3/4 केस में सच बोलता है, अगर बी को झूठ बुलाना है तो वो 1/5 केस में झूठ बोलता है। तो ये हो गया 3/20। आगे कहता है बी सच बोले और ए झूठ बोले। बी सच बोलता है 4/5 केसेस में, और मेरे पास ए झूठ बोलता है 1/4 केसेस में। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/5। अगला सवाल है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है दे टेल दी सेम स्टोरी, दोनों के दोनों सेम स्टोरी बताएं। सेम स्टोरी कब बताएंगे, दोनों के दोनों सच बोले तब भी सेम स्टोरी बताएंगे, और दोनों के दोनों अगर झूठ बोले तब भी क्या बताएंगे, सेम स्टोरी बताएंगे। तो पहले अगर सेम स्टोरी बतानी है तो दोनों के दोनों सच बुलवा लेते हैं। ए भी सच बोले, बी भी सच बोले, तो ये होगा 3/4 और मेरे पास 4/5। ये या तो ये हो, या फिर दोनों के दोनों झूठ बोले, तो ये 1/4 और ये 1/5। आंसर क्या आ गया मेरे पास, 3/5 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 7/20, है ना। दे टेल दी डिफरेंट स्टोरी, अगर डिफरेंट स्टोरी दोनों को बोलनी है तो दोनों क्या बोलेंगे, ए सच बोले बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोले और बी सच बोले। तो 3/4 और 1/5, और यहाँ पे 1/4 और 4/5 सोल्व करेंगे तो 3/20 प्लस मेरे पास 1/5, तो ये हो जाएगा 7/20 ही आ रहा है। कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पे यार, रुको। 3/4 1/5, ठीक है, 3/20, 1/4 4/5, 1/5 4, 7/20, ठीक है।
यहाँ पे गड़बड़ है ना, इसमें गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ दोनों सेम कैसे आ जाएंगे, ये तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये वाले और ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों का सम 1 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 है, ये मेरे पास 12 + 1 13 आएगा। अगर आपने ये वाला निकाल लिया तो दोनों ने सेम स्टोरी बताई, तो इसका डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंट स्टोरी बताएंगे। तो अगर ये मेरे पास 13/20 था तो 1 - 13/20 कर देता तो मेरे पास 7/20 आ जाता, ये भी किया जा सकता। चलें आगे। ऐसे ही 2 वाला केस है मेरे पास, 3 वाला केस भी एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे मेरे पास ए, बी और सी 3 लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्ट होने की, वो है 1/3। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्ट होने की, वो है मेरे पास ए की है 1/5, बी की है मेरे पास 1/4 और सी की है मेरे पास क्या 1/3। अब ये सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है तो नोट सिलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये सिलेक्ट की है तो नोट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकाल सकता हूं मैं इनकी, ये 1/5 है तो 4/5 नोट सिलेक्ट होने की होगी। ये सिलेक्ट होने की है तो नोट सिलेक्ट होने की 3/4 होगी। और इसकी सिलेक्ट होने की 1/3 है तो नोट सिलेक्ट होने की 2/3 होगी। तो सोल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी गेटिंग सिलेक्टेड, ए भी सिलेक्ट हो जाए और बी भी सिलेक्ट हो जाए तो कितना आ गया मेरे पास 1/20। बी सिलेक्ट हो जाए, बोथ बी और सी सिलेक्ट हो जाए तो बी और सी 3/4 है, सॉरी बी 1/4 है और सी मेरे पास 1/3 है, 1/12। ऐसे ही मेरे पास सी और ए की सिलेक्ट होने की 1/5 और 1/3 1/15। अगला मेरे पास ए सिलेक्ट हो बट बी सिलेक्ट ना हो, तो ए सिलेक्ट हो और बी सिलेक्ट ना हो तो ये हो जाएगा 3/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट सी गेटिंग सिलेक्टेड, बी सिलेक्ट हो जाए और सी सिलेक्ट ना हो तो ये हो जाएगा 1/6। ऐसे सोल्व कर सकते हैं इन सबको। लास्ट वाला देख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गेटिंग सिलेक्टेड, या चलो कर ही लेता हूं, जब इतने कर दिए तो सारे ही करा देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बट नॉट ए, सी की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ए की ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 तो ये हो जाएगा 4/15। फिर है मेरे पास यहाँ पे ऑल ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड, सबके सब सिलेक्ट हो जाए 1/4 1/3 1/5 1/60। नन ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट ना हो तो 4/5 होगा 3/4 होगा और यहाँ पे मेरे पास 2/3 होगा। तो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2/5। कोई भी सिलेक्ट ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड, कम से कम कोई एक जना तो सिलेक्ट हो जाए उनमें से। तो ये कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होगी 1 होगी, 1 में से अगर एटलीस्ट 1 पूछा है तो मैं से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन गेटिंग सिलेक्टेड ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास वो सारे केसेस बचेंगे जिसमें कम से कम एक या एक से ज्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे होंगे। तो 1 माइनस नन गेटिंग सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, ये मेरा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का कहता है एबीसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, बी के सिलेक्ट होने की, सी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, बी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और सी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो मेरा क्या आएगा आंसर 2/5। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ई पार्ट का 13/20 होगा कहाँ पे, कौन से वाला ई पार्ट है, अच्छा ये है, ठीक है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई हों। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी क्रिएट कर देते हैं और इसकी पीडीएफ फिर मैं आपको कोर्स के साथ अटैच कर दूंगा कल तक। और आप के लिए इतना भी प्रोबेबिलिटी मैंने सब कुछ ही करा दिया एक तरीके से यहाँ पे, जिनका बेसिक थोड़ा सा पता था उन्हें सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी और वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। बाकी
इन डेप्थ तो कितना भी चला जाए उसका कोई लिमिट नहीं है, थोड़े ज़्यादा डीप में मैं गया हूँ डिटेल्ड कोर्स के अंदर जो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। बताइए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। और अब आगे से जो क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है, मेंस तक कुछ बीच में मैंने डाली तो डाली, अभी जो भी कर रखा है एप्लीकेशन पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, उस हिसाब से आप रिवाइज करें, अपनी तैयारी आगे करें। स्टैटिस्टिक्स का अगर क्रैश कोर्स मुझे कुछ लेके आना होगा या 3-4 क्लासेस को मर्ज करके एक रिवीजन क्लास लेनी होगी तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज आप बेटर ये है कि डिटेल्ड कोर्स में डीआई और स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग के 4 सेशंस स्टैट्स को मीन मीडियन मोड वेरिएंस ये सब सिखा रखा है उसमें, वो देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। टेंशन की वजह से समझ नहीं आ रहा कैसे करें, देखो सबके साथ होता है। सबसे पहला काम तो ये करो आप कि सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ। सोशल मीडिया में मैं भी हूँ, चाहे और टीचर्स हैं, जितना दूर रहोगे बेटर है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर आपकी तैयारी बिलो एवरेज है तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाएंगी तो वो आप सीख लोगे, तो एग्जाम में हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अबव एवरेज है तो भी आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है, वहाँ पे कुछ नया मिलेगा नहीं, आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। होता क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे बच्चों के अंदर मैंने बहुत चीज़ देखी, लास्ट मोमेंट पे जिसकी वीडियो मिल जाए बच्चों को लगता है उनके पढ़ाने से हो गया। लेकिन जो सिलेक्शन होता है आपका जनरली, जिससे आपसे रूट लेवल से, जिसने आपके कंसेप्ट बनाए, जिसने आपको स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक अपलिफ्ट करा, उसकी वजह से मेनली आपके अंदर चेंज आता है, उसकी वजह से आप सिलेक्शन तक पहुँचते हो और अपनी मेहनत की वजह से पहुँचते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे ज़्यादा भटको नहीं, मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा देखो ऑनलाइन जुड़े रहोगे, टेलीग्राम पे किसी का मैसेज देख लिया, ये भी करना, ये भी आ सकता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ठीक है, वो आपको अंदर से डिमोटिवेट करेगा। देखो कोई चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगता है लेकिन उसकी रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। और अगर आपने पूरा डिटेल्ड कोर्स अच्छे तरीके से करा है तो आपको रेयरली कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपने ना पढ़ रखी हो, या फिर अगर नहीं भी पढ़ रखी होगी तो मैं इतना श्योर हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से बना पाएंगे उसे। एक आधा क्वेश्चन ज्योमेट्री का मान लो ऐसा पूछ लिया एग्जामिनर ने बहुत मुश्किल था, जिसमें खुद कंस्ट्रक्शन करके बनाना, वो किसी से भी नहीं होगा, गिने चुने लोग होंगे उससे करेंगे, वो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड भी नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो आता है वो अच्छे से रिवाइज करो, उसमें ही आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। लास्ट मोमेंट में अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है, मॉक टेस्ट में इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो मॉक टेस्ट थोड़े से कम देते हुए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक फॉर्म में दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आरबी एप्लीकेशन पे भी 15 मॉक्स मैथ्स के डाले गए हैं, आप चाहें तो मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे वो लगा सकते, ठीक है। दिव्यांश.r, मुझे कमेंट कर देना दिव्यांश, जो कोई भी नई पिक या वगैरह इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो मैं फॉलो बैक कर दूंगा, ठीक है। मैसेज तो बहुत आते हैं तो दिखता नहीं है मैसेज, में रीड भी नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम के सारे। रिवीजन एंड स्ट्रेटेजी, देखो रिवीजन एंड स्ट्रेटेजी की कोई, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने सारा मैथ्स का कोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बार बार भूलते हो, वो सारे के सारे एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाओ। अभी अपना मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन पे लगाओ आप, ठीक है। क्योंकि जो भी आपने पहले पढ़ रखा है, जो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़ रखे हैं, उनकी रिवीजन बहुत जरूरी है। आप नए क्वेश्चंस जो अभी सीखेंगे वो आपके एग्जाम में इतना याद रहे ना रहे कह नहीं सकते, लेकिन जो आपने ऑलरेडी पहले सीख रखा है, उन्हें सीखने में आपने जहाँ 20 घंटे लगाए हैं, उनकी रिवीजन करने में आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जो भी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ उसे रिवाइज करें। और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लगती है कि हाँ एग्जाम से पहले करके ही जानी है, वो करें, दैट्स इट। ज़्यादा बस कोई मुश्किल सवाल या उन चीज़ों पे दूर रहें उनसे, सिलेक्शन आपका बिना मुश्किल सवाल किए हुए हो जाएगा। मुश्किल सवाल उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं जिन्हें टॉप करना है, ठीक है। अब एग्जाम में एक आधा मुश्किल सवाल आया और आपको नहीं भी आता होगा तो फिर भी बाकी सवाल आप कर लोगे तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। आपको आपका टारगेट ये थोड़ी ना कि मैथ्स में आपको 90 में से 90 ही लाने हैं, या रीजनिंग में 90 में से 90 ही लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटाना, जीके में पूरे के पूरे लाने हैं, इंग्लिश में पूरे के पूरे लाने हैं, ये तो टारगेट नहीं लेके चल रहे हम। अगर ये टारगेट लेके नहीं चल रहे तो आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम वाले दिन ही डिसाइड होगा कि क्या पूछा। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा, हमने भी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा है डिनोचर में, पता चला एग्जाम बिल्कुल फुद्दूस आ जाए, सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूछ लें, आप क्या भैया इसके लिए तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो डायरेक्ट ही कर लेते बिना पढ़े भी, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार मैं तो कहता हूँ, जैसे प्री के अंदर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, 170 180 आ रहे हैं 200 में से, फिर भी वो मेंस के लिए बच्चों टीचर्स के कोर्सेज लेते हैं, ठीक है, लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पे जब आप पहले ही इतना अच्छा करते हो तो टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट होगा आपके सिलेक्शन में बहुत लिमिटेड होगा, ठीक है। जो मेन सक्सेस का पार्ट होगा वो आपका होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो टीयर 1 में 110 नंबर, 120 नंबर, 150, 30, 40, 150 तक भी ला रहा है, और वो उसे मेंस के लिए अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए, उसमें टीचर का रोल रहता है। जो बंदा पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अंदर टीयर 1 में उसने पहले खुद से पढ़ रखा था, इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, फिर टीचर से 2-3 महीने पढ़ा, वो नहीं भी पढ़ता तब भी वो बेहतर स्कोर
ठीक है। तो अब मेन जो है आपके ऊपर है, आपको रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से और एग्जाम निकालना है। हाउ टू अटेंड एग्जाम के बारे में मैंने बता रखा है आपको कि कैसे अटेंड करना चाहिए एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग का आपके पास सेक्शन आएगा, 1 घंटा मिलेगा, तो आप शुरू कर सकते हैं जो भी सेक्शन आपके पास पहले आ जाए, मैथ्स या रीजनिंग। अगर आप पहले मान लो मैथ्स के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आप एक सीक्वेंस में स्टार्ट कर दें मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करना। सीक्वेंस इन द सेंस आप ये कर सकते हैं कि जो मुश्किल क्वेश्चन लगा उसे छोड़ते रहे, बाकी क्योंकि अगर पहले मैथ आ रहा है, पहले मैथ ही आएगा जैसे कि सिनेरियो भी था, तो पहले चलो मैथ्स से स्टार्ट कर दो, रीजनिंग पे डायरेक्ट मूव मत करो। ठीक है, लेकिन मैथ्स के सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको छूने हैं जो आपने पहले कर रखे हैं और आपको लगता है 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। वो फटाफट से करते हुए मैथ्स के 30 क्वेश्चन पे पहुंचो। कोशिश रहनी है हमें, अगर इजी पेपर आया तो 30 के 30 आप सोल्व करते हुए चले आगे। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक आया तो 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगानी है। अगर आप पहले मैथ अटेंड कर रहे हैं, 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगानी है। आपको देखते ही लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा लगेगी तो उस क्वेश्चन को छूना नहीं है फर्स्ट को में। जो क्वेश्चन आपको लगता है 15 से 45 सेकंड के बीच में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन को देख के श्योरिटी है 15 से 45 सेकंड के बीच में आप आंसर निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन देखो, सोल्व करो और आगे बढ़ते रहो। 1 मिनट से ज्यादा वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में टच नहीं करना क्योंकि पहले मैथ आएगा। फिर आप पहुंचेंगे रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 के आसपास क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो देखते ही जल्दी आंसर आ जाता है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप श्योर होते हैं देख के कि आंसर तो निकाल ही लूंगा। वो क्वेश्चन आप फटाफट से अपने सोल्व कर लें। उसके बाद बैक टू आपको मैथ्स पे आना है। मैथ्स में वो क्वेश्चन जो 1 मिनट के अंदर आपको लगता है डुएबल है, जो आप कर लोगे, वो सोल्व करने हैं। फिर आपको रीजनिंग पे फिर से मूव करना है उन क्वेश्चन के लिए जिनका आपको आइडिया नहीं है कैसे होना है, या फिर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है रीजनिंग के, आपको लगता है कि हाँ ये कर तो लूंगा लेकिन 2 मिनट में होएगा। कई बार साइन का बहुत लंबा सा क्वेश्चन आ जाता है, चारों केसेस बना बना के आपको सोल्व करने पड़ते हैं साइन वाले क्वेश्चन। ऐसा आ जाता है ना कि स्टार रिप्रेजेंट करता है प्लस को, ऐसा कोई सिंबल दे देंगे, ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ दे देंगे, फिर 5 स्टार 7, ये 3 स्टार 5 इक्वल्स टू 3, बताओ कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे दिए और ये बहुत छोटा लिखा, मैंने बहुत बड़ा बना दिया 6-7 वेरिएबल वाला। तो इस क्वेश्चन को करने में आपके 2 मिनट चले जाएंगे, तो वो आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। टाइम बचा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। गॉट इट? क्योंकि एक तरीके से वो 4 छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो गया एक साइन वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन राइट नाउ। टेक केयर। जय हिंद। जीके और इंग्लिश तो आप किसी भी तरीके से अटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।